डॉक्टर कलापिनी अगस्ती महोदया आपका हार्दिक स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज जाजे जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। उसी प्रकार आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अनेक व्याख्याता, वारंगा परिसर संचालक और रजत महोत्सव उपक्रम के अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडेय महोदय, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अध्यापकगण, विभाग प्रमुख, अधिष्ठाता तथा सभी अधिकारियों का, छात्रों का, पंजीकृत संस्थाओं का, सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हम लौकिक मंगलाचरण से करते हैं। मला वाटतं हे जॉईन झालेले आहेत भार्गव सर। झाले आहेत का? मैं अमित भार्गव सर से प्रार्थना करती हूँ कि वो वैदिक मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि ओम ईदं विष्णुर्बीजकरामेत्तरे धानि दधे पादं पामूढामस्यापाग्गुंसूरे स्वाहा तद्विष्णोः पारमं पादग्गुं सदापश्यन्ति सूरायाः दिवि वा चक्षुरा तातं हरिः ओम। धन्यवाद सर। इसके बाद आज के कार्यक्रम की हमारी जो मुख्य मार्गदर्शिका है, कार्यक्रम की समन्वयिका, विभाग प्रमुखा डॉक्टर कलापिनी अगस्ती महोदया, इनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि कृपया इस कार्यक्रम के पीछे की पार्श्वभूमि का प्रास्ताविक के रूप में हमें बताइए और मार्गदर्शन कीजिए। नमस्सभायै नमो नमः। षड दर्शन परिचय कार्यशाला में उपस्थित सभी छात्रों का और दर्शन शास्त्र के जिज्ञासुओं का मैं कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय एवं भारतीय दर्शन विभाग की ओर से सहर्ष हार्दिक स्वागत करती हूँ। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय अपने अभिनव अलग अलग शैक्षिक उपक्रमों के बारे में आप सभी जानते हैं और इसी अभिनव उपक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय दर्शन विभाग के द्वारा यह 6 दिनात्मक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस आयोजन के पीछे जिनका मार्गदर्शन प्राप्त है वह हमारे प्रेरणा स्रोत विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलगुरु प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर एवं रजत महोत्सव के समन्वयक सम्माननीय अधिष्ठाता प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय सर, इन दोनों की प्रेरणा के द्वारा ही आज का यह कार्यशाला का आरंभ होने जा रहा है। कार्यशाला में हम बहुत औपचारिकता का पालन न करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय वक्ताओं को, व्याख्याताओं को मिले, इसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। भारतीय दर्शन श्रृंखला को, अर्थात हम जिन्हें भारतीय दर्शन में अंतर्भूत करते हैं, उसमें से केवल 6 आस्तिक दर्शनों पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। विद्यार्थियों को अपने अभ्यासक्रम में भी इन 6 दर्शनों का अध्ययन में अंतर्भाव किया गया है। विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, पर हर दर्शन की दृष्टि, हर दर्शन को समझने का तरीका हमें भिन्न रहता है। हर व्याख्याता का बताने का तरीका भिन्न रहता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेंगे, अगर हम चाय ही बनानी है, उसमें 3-4 ही पदार्थ रहते हैं, पर हर एक की टेस्ट अलग रहती है। बनाने वाला बदल गया तो रस में भी परिवर्तन हमें महसूस होता है। तद्वत दर्शन शास्त्र के जो तज्ञ है, जो विशेष रूप से उसका अध्ययन कर चुके हैं, उन हर एक के दृष्टि से उस दर्शन को जानना हमारे लिए एक नई सुवर्ण संधि हम जिसे कहेंगे, हमें उसका भी रसास्वाद हमेशा अलग रहेगा। अर्थात मूल तत्वों को अलग न करते हुए प्रतिपादन कौशल्य, अपना अनुभव, इनके द्वारा हर व्याख्याता
उस दर्शन को अपने परिप्रेक्ष्य से देखता है, उसे जानता है और छात्रों तक पहुंचाता है। इसीलिए यह 6 दर्शनों का परिचय आपको पुनश्च एक नया आनंद प्रदान करेगा। 6 जो हमारे व्याख्याता है वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत जाने माने हैं। आपने अपने फ्लायर में देखा ही होगा कि हमारे जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन पर न्याय दर्शन पर आज हमें लाभान्वित करेंगे आचार्य पंकज जाजे सर। मैं आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ सर। वैशेषिक दर्शन पे पंडित राजेश्वर देशमुख सर, सांख्य दर्शन पर डॉक्टर संदीप कुमार सर, योग दर्शन डॉक्टर राजेश्वर मुखर्जी सर, पूर्व मीमांसा पर आचार्य भव शर्मा सर और उत्तर मीमांसा पर पंडित प्रमोद कुलकर्णी सर। तो ये 6 व्याख्याता अपने अपने दर्शन के अध्ययन में, उसके अनुभव में, शास्त्र विचार में, शास्त्र चिंतन में अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे व्याख्याता है, जिनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा, जिनका मार्गदर्शन आपको इस कार्यशाला के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आप सभी ने इसमें बहुत उत्स्फूर्त प्रतिसाद लिया, इसलिए मैं सहभागियों का बहुत अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब हम दर्शन की बात करते हैं, दर्शन शब्द हम देखना, जिसका अनुभव हम लेते हैं, मैंने देख लिया, हम उसकी परिभाषा करते हैं दृश्यते ज्ञायेन अनेन इति तद दर्शनम वगैरह। तो देखा हुआ, जो हमारे ऋषियों ने देखा, तो ये दर्शन कहाँ से आए, मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगी, मैं आज के वक्ता का ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर आप जो दर्शन परंपरा से नए से परिचित हो रहे, ऐसे भी कोई जिज्ञासु है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीनतम वाङ्मय करके संहिताओं का स्थान है। वेद हम कहते हैं, तो ये संहिता में जो भी ऋचाएं प्रतिपादित है, उसका और डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमें प्राप्त होता है ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्रह्म का अर्थ है मंत्र, तो मंत्र को जानने वाला वह ब्राह्मण, वही ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ के पीछे और क्या तत्व है, उसमें क्या तर्क है, ऐसे बताने वाले आरण्य ग्रंथ है, यानी संहिता है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ है, उन पर आरण्य ग्रंथ है। और आरण्य के बाद आए हमारे पूर्ण ज्ञान का जो स्रोत है वो उपनिषद। तो हम क्रम अगर देखेंगे तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, और उन उपनिषदों से जो अलग अलग विचार प्रणालियां उत्पन्न हुई, उन विचार प्रणालियों को हम दर्शन संज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात उस उपनिषदों में इस जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, अविद्या के बारे में, जीव के बारे में जो जो विचार प्रतिपादित किया है, उन आचार्यों ने उसका जो ग्रहण किया है, किसी को उसमें अल्टीमेट तत्व परमाणु लगा, किसी को उसमें ब्रह्म ही दिखाई दिया, तो किसी को सिर्फ प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हुआ। तो जो जो अपने विचार को प्रतिपादित करने वाले वो आचार्य उसका प्रणेता बने, और उस विचार प्रणालियों को आगे ले जाने वाले उनके अनुयायी, तो एक दर्शन परंपरा हमें दिखती है। अर्थात हमारा परसेप्शन ही हमारा दर्शन बनता गया, और उस दर्शन पर उन आचार्यों ने सूत्र ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ, खंडन मंडनात्मक ग्रंथ और आगे चलकर सामान्य अभ्यासकों के लिए प्रकरण ग्रंथ तक का वाङ्मय निर्माण हुआ। तो इन पूरे वाङ्मय का 1 घंटे में पूर्ण विमर्श करना बहुत कठिन है, फिर भी उसका एक जो फ्रेमवर्क है, उसमें आए हुए सिद्धांतों का विवेचन है, वो संक्षेप में हमारे सभी व्याख्याता करेंगे। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी उसका पूर्ण आनंद ले, उसका अनुभव ले, और अपने आप को इन 6 दिनों में एक अच्छे दर्शन के अभ्यासक के रूप में, जिज्ञासु के रूप में माने। मैं इस आयोजन के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए पांडे सर और प्रोफेसर पिन्ना सर, इनको धन्यवाद देती हूँ, और दोनों आयोजिका डॉक्टर हमारे श्रद्धा मैडम और अमृता सोहनी मैडम, इनका अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी का उपस्थिति के लिए पुनश्च स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हाँ, धन्यवाद मैडम।
आपके मार्गदर्शन से ही इस प्रकार के उत्कृष्ट आयोजन हो पाते हैं। इसके बाद मैं प्राध्यापिका अमृता सोहनी महोदया को प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे आज के व्याख्याता डॉक्टर पंकज जाजे महोदय का परिचय हम सबको करवाए। अमृता महोदय। नमस्ते सभी को। डॉक्टर पंकज जाजे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज दमन। सर संस्कृत में नेट है तथा इनका न्याय दर्शन में पीएचडी हो चुका है। इन्होंने विदेशी जर्मन भाषा पर अपना प्रभुत्व संपादन किया है और उसमें B1 लेवल प्राप्त की है। उसी तरह ये भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोर्ड ऑफ स्टडीज VNSGU सूरत, बोर्ड ऑफ स्टडीज इन प्राकृत एंड पर्शियन के ये सदस्य रह चुके हैं। इनके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए इन्होंने 180 डेज का एक रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप अटेंड किया है। इसके बावजूद इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन कारक इन्होंने ऐसे इस तरह के अनेक वर्कशॉप ये अटेंड कर चुके हैं। पब्लिकेशन के संदर्भ में अगर मैं थोड़ा संक्षेप में ले रही हूँ, सर का वैसे सर ने बहुत बड़ा बायोडाटा भेजा है, लेकिन समय के पाबंदी रखते हुए मैं संक्षिप्त में उनका परिचय बता रही हूँ। तो पब्लिकेशन के बारे में अगर कहे तो राष्ट्रीय एकता में हिंदी की भूमिका, कल, आज और कल, इम्पैक्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑन मराठी लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामर सिस्टम एंड ओवरव्यू, प्रादेशिक भाषा भी सह संस्कृत व्याकरण से संबंध, द कंसेप्ट ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक मीमांसा एंड फिजिक्स, और अनेक पब्लिकेशन इनके प्रकाशित हुए हैं। और शलाका परीक्षा में ये 2 बार इन्होंने मनोरमा अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। VP लिमये चर्चा शास्त्र में शब्दांचे स्वरूप इनके पेपर को प्रथम पारितोषिक प्राप्त हुआ है। और आदरणीय सर ने 7 भाषा में अपनी निपुणता प्राप्त की है: संस्कृत, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती और कन्नड़। तो सर, आपका इस कार्यशाला में सहर्ष स्वागत है। सभी लोग आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि शीघ्र ही आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद अमृता मैडम। स्वागत। मुझे कितने बजे रुकना है? सर आप 45 मिनट्स आपके पूरे ले लीजिए। Okay. आज थोड़ा पहला दिन है, इसलिए थोड़ा समय हमने छात्रों से परिचय करवाने की दृष्टि से अनिवार्य समझा, इसलिए थोड़ा अधिक समय आज लिया हमने। तो आपके पास 45। ठीक है। मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति है? हाँ, श्रद्धा मैडम। सर पंकज जाजे सर, आप शुरू कीजिए सर। नहीं, मुझे स्क्रीन शेयर करना है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। यस सर, आपको को होस्ट करती हूँ। हाँ, हो गया है सर? यस, थैंक यू। दिख रहा है सबको? यस सर। और मेरी आवाज आ रही है ठीक ठीक? जी सर जी। शुरू करते हैं मुख्य विषय के बारे में। सर्वप्रथम मैं अमृता मैडम का और उनके सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं। मुझे ये अवसर आप प्रदान किया मेरे विचार सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। ऐसा अवसर मिलना, अपने विचार, अपनी भावनाएं रखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम मनुष्य को व्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्त हो सकता है वही व्यक्ति है, और व्यक्त होने का अवसर मिलना ही व्यक्ति होने का
क्या कहते हैं उसे, एक आपको व्यक्ति होने के लिए या व्यक्ति बनने के लिए उससे लाभान्वित होते हैं आप। मुझे जो विषय दिया गया है वो है न्याय दर्शन। भारतीय दर्शन, आप में से बहुत सारे लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं, इसलिए दर्शन शब्द की व्याख्या क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्याय को दर्शन क्यों कहा जाता है या न्याय का अपना स्थान क्या है, वो आज हम समझेंगे। न्याय को ही इंडियन लॉजिक या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, जिसे हम तर्कशास्त्र या प्रमाण शास्त्र कहेंगे। प्रमाण शास्त्र क्यों कहते हैं, तर्कशास्त्र क्यों कहते हैं, और न्याय शब्द क्यों आया, ये भी हम थोड़ा इसमें हम समझने का प्रयत्न करेंगे। वैसे देखा जाए तो इतने बड़े बड़े दर्शन है और उनको 1 घंटे में या 45 मिनटों में समझना बिल्कुल ही असंभव है। जैसे कल्पना कीजिए आपको बताया जाए कि बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और 10 मिनट में आपको पूरा शॉपिंग मॉल देखना है, तो ये असंभव है। आप सभी जानते हैं, हम सब मॉल्स में घूमते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं, उस 10 मिनट में शॉपिंग मॉल में झांक सकते हैं। तो झांकने मात्र से जितना नॉलेज, जितना ज्ञान हमें मिलेगा, उतना ही मुझे लगता है इतने समय में किसी दर्शन के बारे में हमें हो सकता है। उसमें संभावना ये है कि हमें वो शॉपिंग मॉल अगर थोड़ा परिचित है, तो हमारे जो इंटरेस्टेड एरिया है, जो इंटरेस्टेड शॉप्स होंगे, उनके अंदर दुकानें होंगी, तो हम उनमें थोड़ा ज्यादा समय बिता सकते हैं। जहां हमें रुचि नहीं है वहां हम नहीं जाएंगे, उतना और हो सकता है। वैसे ही न्याय दर्शन के बारे में जानते समय थोड़ा प्रमाणों के बारे में हम थोड़ा ज्यादा झांकेंगे, क्योंकि यही न्याय शास्त्र का या न्याय दर्शन का क्या कहेंगे गढ़ है, ये उनका बलस्थान है। तो उसके लिए थोड़ा समय ज्यादा दे देंगे। हाँ, अभी आप जब दर्शन का अध्ययन शुरू करते हैं तो शुरू में आपने जाना होगा, या कभी कभी दर्शन का अभ्यास करते करते बाद में हमें ध्यान में आता है कि इनमें किन विषयों की चर्चा है। तो इन 4 विषयों को या इनमें से प्रथम 3 विषयों की चर्चा करने के बाद ही उसे दर्शन या फिलोसॉफी माना जाता है। उसमें से पहला है ऑन्टोलॉजी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे तत्वमीमांसा। इसका मतलब जो विचार परंपरा संपूर्ण विश्व के बारे में, संपूर्ण जो संसार दिखता है उसके पीछे क्या तत्व है, कोई तत्व है कि नहीं, वो तत्व एक है या अनेक है, उस तत्व का स्वरूप क्या है, इसकी जिज्ञासा निर्माण होने के बाद उसके विचार उसमें व्यक्त होते हैं, वो तत्वमीमांसा में आता है। दर्शनों में दूसरी चीज हमें यह दिखती है विश्व मीमांसा, यानी ये संपूर्ण विश्व, जब मनुष्य शुरू में हम ऐसी कल्पना करेंगे कि जब मनुष्य जंगली प्राणियों की तरह शिकार करने का छोड़ के वो जब धीरे धीरे स्थिर होने लगा, खाने का और खुद को संरक्षण करने का समय छोड़कर भी उसके पास समय बचने लगा, तब वो सोचने लगा। तो वो सोचते समय उसके मन में जो प्राथमिक अवस्था में अलग अलग विचार आने लगे, उसमें ये भी विचार उसको आने लगे कि जो दिख रहा है उसकी क्षमता के, उसके सामर्थ्य के परे जो भी है वो क्या है, जिसको हम विश्व शब्द देते हैं, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है, उसको हम समझ सकते हैं क्या। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ छोटी चीजें समझने से या उसका सार समझने से उसे समझ पाते हैं कि नहीं, ये सभी विचार जो है वो विश्व मीमांसा में आने लगे। और उसी के चलते उसका कैटेगराइजेशन जो अलग अलग तरीके से किया गया वो हमें दिखता है। आप हर रोज अलग अलग दर्शन के तरीके से देखोगे कि कैसे विश्व को अलग अलग तरीके से विभागों में बांट कर समझने का प्रयत्न किया गया है। जैसे आप जहां कहाँ अभी बैठे होंगे, वहां की चीजें अगर गिनो तो 1000 चीजें वैसे भी हो जाएगी, लेकिन उनको हम कैटेगराइज अगर करें, उनको विभागों में अगर बांटे, तो लोहे की चीजें लोहे में जाएगी, लकड़ी की चीजें अलग, प्लास्टिक की अलग, इस तरह से उन्हीं चीजों को हम 4, 5, 6, 7 अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। और उनमें से एक कैटेगरी को समझने से उन सभी चीजों के स्वभाव को हम समझ सकते हैं। उपनिषदों में भी आप जानते होंगे, कुछ जगह ये न ज्ञाते न सर्वमिदं ज्ञातम भवति, इस तरह के वाक्य आते हैं कि जिसको जानने से संपूर्ण विश्व जाना जा सकता है। ऐसा क्या है, मतलब संपूर्ण विश्व तो बहुत बड़ी चीज है, एक एक वस्तु को, एक एक पदार्थों को हम समझने के जाएंगे तो हमारी संपूर्ण आयु खत्म होगी, लेकिन पदार्थ खत्म नहीं होंगे। तो उसमें उपाय क्या है, तो उसको कैटेगराइज करो, उसको अलग अलग प्रकारों में बांटो, कम से कम प्रकार उनके
करो और उन प्रकार के स्वभाव को जानो तो सभी चीजों को जाना जा सकता है। इसी के चलते न्याय दर्शन में हमें 16 पदार्थ मिलते हैं, वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ कहता है, सांख्य दर्शन कहता है बस 2 ही है, प्रकृति और पुरुष है। इस तरह से अलग अलग दर्शन ने अपने अपने तरीके से पदार्थों की संख्या कम करते 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 एक न्यूनतम संख्या में स्थिर होके उनका विचार किया, उनको जानने का प्रयत्न किया। ये आएगा, ये सब चर्चाएं विश्व मीमांसा में आती है। अभी कल्पना करिए कि आपको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं हो रहा है। आपके जो ज्ञानेंद्रिय है, आंखें है, जीभ है, जो रस आपको प्राप्त होता है, शब्द सुनाई देता है, स्पर्श पता चलता है, ये सभी काम नहीं कर रहे। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई गंध आपको नहीं मिल रही है, आपको कोई रस नहीं पता चल रहा है, किसी भी तरह का ज्ञान आपको नहीं हो रहा है और आपका मन भी कोई विचार नहीं कर पा रहा है, निर्विचार अवस्था है। ऐसी अवस्था में किसी भी तरह के तत्व के बारे में, किसी भी विश्व के किसी भी स्वरूप के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता। तो सभी व्यवहार के लिए किसी भी प्रकार का हो ज्ञान आवश्यक है। वो यथार्थ है, अयथार्थ है, मुझे पता चल रही हुई चीजें या वास्तव है या मुझे भ्रम हो रहे हैं, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन किसी भी तरह का ज्ञान होना ये प्राथमिक है और ज्ञान हो तभी उस बारे में व्यवहार हो सकता है। मुझे कोई चीज पता ही नहीं है, उसके बारे में मैंने सुना नहीं है, तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता या किसी तरह का विचार भी उस वस्तु के बारे में नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी विचार करने के लिए या किसी भी व्यवहार के लिए, किसी के साथ उस विचार को बांटने के लिए मुझे ज्ञान होना जरूरी है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा इसमें आता है और ज्ञान मीमांसा के आधार पे ही विश्व मीमांसा और तत्व मीमांसा संभव हो पाती है। अभी ये जो ज्ञान मीमांसा है, इसमें फिर और विचार आने लगे कि जो मुझे तत्व, मैं समझ रहा हूं कि सृष्टि के पीछे एक ही तत्व है, कोई कह रहा है नहीं 2 तत्व है, ये विश्व ऐसा ऐसा है, काला है, नीला है, जो भी है। तो ये कब संभव है? तो ज्ञान के ऊपर। तो ये ज्ञान जो मुझे हो रहा है वो सच है कि नहीं, वो यथार्थ है कि नहीं या भ्रम है, तो इसकी भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। जिस ज्ञान के आधार पे पूरा व्यवहार मेरा हो रहा है वो ज्ञान यथार्थ होना जरूरी है। तो फिर इस ज्ञान मीमांसा में, दर्शनों में हमें ये दिखता है कि वो इसकी चर्चा करते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, यथार्थ अयथार्थ कैसे होते हैं, जो जिसको हम भ्रम कहेंगे। स्वप्न में जो हम कहते हैं कि स्वप्न ये भ्रमावस्था है, भ्रम के सदृश है, तो इनको कैसे, ये भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, उसको कैसे समझेंगे, यथार्थ ज्ञान को कैसे समझेंगे। तो ये सब चीजें ज्ञान मीमांसा में आती है। और उसके साथ साथ मूल्य मीमांसा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चर्चा करके मनुष्य आता है वर्तन, अपने आचार के स्तर पे, कि ये तो सब ज्ञान के स्तर पे हुआ, लेकिन जब मुझे कुछ कृति करनी है तो मुझे उसके लिए स्पष्टता चाहिए होती है, और वो वैचारिक स्पष्टता मुझे कहाँ से मिले। तो उस मूल्यों की चर्चा भी दर्शनों में हमें दिखती है। तो ये खास करके 4 विषय दर्शनों में हमें दिखते हैं। अभी भारतीय दर्शनों को अगर हम देखें तो ये 2 तरह के दृष्टिकोण उनके दर्शन में से हमें दिखते हैं। एक तो है शास्त्र, जिसको हम कहेंगे थॉट प्रोसेस या सिस्टम ऑफ थॉट। हर एक दर्शन अलग क्यों हुआ? तो उनकी सोचने की, विचारों को रखने की, विचारों को आगे वृद्धिंगत करने की एक पद्धत है, एक तरीका है, और वो दूसरों से अलग है, इसलिए उसे अलग पहचान मिली और वो अलग शास्त्र के रूप में डेवलप हुआ। तभी जाके हम कहते हैं कि भाई अपने यहाँ 9 दर्शन है, 3 नास्तिक है, 6 आस्तिक है, वगैरह वगैरह। बाद में आगे जाके 16 दर्शनों की बात निकली। ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक विचारों का अलग शास्त्र उन्होंने विकसित किया जो दूसरे से थोड़ा हटके है। तो ये एक चीज हमें दर्शनों में देखने को मिलती है। तो कभी भी विचारों के व्यवस्था में दूसरे दर्शनों से इस दर्शनों में क्या फर्क है, ये समझना, यानी उस दर्शन को अलग से समझना। दूसरा, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, जिसको हम कहेंगे श्रेय प्रतिपादक या पुरुषार्थ प्रतिपादक। मेरे जीवन में मेरे लिए कल्याणप्रद क्या है, कल्याणकारक क्या है, जिससे मेरा कल्याण हो, ये जानना मनुष्य को हमेशा के लिए जरूरी लगा है और उसके लिए दर्शनों ने उसे मदद की है। तभी जाके पुरुषार्थ जो हम कहते हैं, 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ बताए जाते हैं, तो वो पुरुषार्थ अलग अलग स्तर में, अलग अलग
मनुष्य जीवन के क्षेत्र को ध्यान में रख के जरूरी माने गए हैं, और वो 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य सदैव कृति प्रवण रहता है। तो ये भी दर्शनों में से हमें पता चलता है। ये आप जानते हैं, इंफॉर्मेटिव है। 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। अभी उनमें भी ये 6 में आपको धीरे धीरे पता चलेगा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं, ये दो की जोड़ियां है। ऐसा क्यों है? तो ये फ्रेंडली दर्शन है, ऐसा हम कहेंगे। एक दूसरे के साथ उनका लेन देन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सांख्य और योग दर्शन के बहुत सारे अप्रोचेस, बहुत सारे दृष्टिकोण मिलते जुलते हैं। कुछ जगह पर उनके विरोध है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं उनकी एक दूसरे को अनुकूल आती है। वैसे ही न्याय वैशेषिक दर्शन ये साथ में चलने वाले हैं, ये परस्पर पूरक दर्शन माने जाते हैं। और वैसे ही पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी परस्पर पूरक इसलिए क्योंकि ये एक ही ग्रंथों के पूर्व भाग को और उत्तर भाग को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आपको अगर इतिहास में रुचि हो तो ऐसा बताया जाता है या पढ़ने में मिलता है कि जब भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था, तब पाकिस्तान और भारत, इनका जो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होने के बाद एक ही प्रदेश के लोग 2 अलग अलग जगह पे बांटे गए। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में जब ये लोग मिलते थे, तो खासकर इंग्लैंड के प्रति इनका द्वेष रहा करता था। तो भारत या पाकिस्तान में से कोई भी एक अगर हार जाए, तो भी समझो भारत के लोग हार गए, भारत के खिलाड़ी हार गए, तो वो फिर पाकिस्तान वाले खिलाड़ी को चीयर करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। हमें आज प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों, ऐसे कैसे संभव है? लेकिन जब ये सोचो, जब वो अलग हुए तो एक ही चीज के 2 हिस्से हुए थे, तो उनको लगता था कि चलो, भारत वाला सोचता था मैं भले ही हारा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीतना चाहिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड हार जाएगा। तो इंग्लैंड के विरुद्ध ये दोनों ये सोचते थे कि हमारे ही, भले पाकिस्तान के पास जाए, लेकिन हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही पड़ोस में वो जो भी उसका विनिंग चैंपियनशिप है वो आएगा। तो इस तरह से एक ही चीज से अलग हुए 2 प्रदेश थे। वैसे ही सांख्य और योग है, न्याय वैशेषिक है, कभी एकदम प्राथमिक स्तर पे ये एक ही विषय में से, एक ही मूल में से विकसित हुए, बाद में वो अलग दर्शन के रूप में माने गए। बाकी के दर्शन आज अलग माने जाते हैं, लेकिन न्याय और वैशेषिक आज की परंपरा में दोनों एक दूसरे में मिल चुके हैं। आज अगर आप न्याय का अध्ययन करते हो तो वैशेषिक का भी अध्ययन करते हो, वैशेषिक का करते हो यानी न्याय का भी करते हो। क्योंकि जब आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, प्राचीन और नव्य ऐसी 2 परंपराएं न्याय दर्शन में दिखती है। उसमें नव्य न्याय में वैशेषिक अलग से रहा नहीं, वो नव्य न्याय में मर्ज हो गया। उसके बाद नास्तिक दर्शन आता है, जिसमें 3 दर्शन माने जाते हैं, चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये भी आपको पता है। और इनको आस्तिक नास्तिक क्यों कहते हैं वो भी शायद आप जानते होंगे। वेदों के प्रामाण्य को लेकर इसमें चर्चा है। अभी अपने न्याय को समझने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। व्हाट इज न्याय? न्याय किसे कहते हैं? तो जयंत भट्ट नाम का एक नैयायिक है, नैयायिक यानी न्याय के जो पंडित है उन्हें नैयायिक कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, आणविक्षिकी न्याय शास्त्रम न्याय विद्या, जिसको हम तर्कशास्त्र भी कहते हैं। ये न्याय क्या है? आजकल लोगों को न्याय यानी लॉ ध्यान में आता है, क्योंकि आज उस शब्द का प्रयोग उस अर्थ में ज्यादा होता है। जब मैं बताता हूं कि मेरा न्याय शास्त्र का अध्ययन है, तो लोग कहते हैं कि हाँ चलो फिर आप लॉ के परिप्रेक्ष्य में न्याय को समझाइए। तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि ये न्याय यानी वो न्याय नहीं। तो यहाँ न्याय की व्याख्या उन्होंने न्याय भाष्य में दी हुई है, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। शुरू में भी मैंने ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बताया, तब आपको पता चला होगा कि ज्ञान का कितना महत्व है। अभी उसी ज्ञान में से प्रमाण शब्द आता है या उसी से संबंधित है। प्रमाणों के द्वारा अर्थों का परीक्षण, अर्थों का यानी पदार्थों का, उसका इंग्लिश अर्थ अगर देखेंगे तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ एन एंटिटी with the help of the means or sources of valid knowledge is called न्याय। किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का स्वरूप जानना या उसका परीक्षण करना, और किसके आधार पे? प्रमाण के आधार पे, यानी यथार्थ जो सही वास्तव रूपी ज्ञान होगा उसके आधार पे, भ्रमात्मक ज्ञान के आधार पे नहीं।
इसे न्याय कहा जाता है। अभी जैसे ये कौटिल्य का रेफरेंस मैंने यहां दिया है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उस समय दर्शन थे, लेकिन दर्शन इतने भी स्वतंत्र नहीं थे कि एक दूसरे से उनको अलग पहचाना जा सके। ऐसा कहेंगे कि उनका विकास का समय था, शुरुआती समय था। सूत्र ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ उस समय में खास करके लिखे गए हैं। तो उस समय विद्या किसे कहेंगे? तो कौटिल्य कहते हैं आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षिकी में उन्होंने लॉजिक या एपिस्टेमोलॉजी गिना है। त्रयी यानी संहिताएं, वेद, वार्ता यानी कॉमर्स रिलेटेड, जो भी कॉमर्स ट्रेड रिलेटेड जो भी शास्त्र है वो वार्ता में आता था, और दंड नीति यानी पॉलिटिकल साइंस। ये 4 विद्याएं मानी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे दर्शनों का और विकास हुआ, अलग अलग दर्शन का अलग अलग स्कूल डेवलप हुआ, न्याय का अलग, वैशेषिक का अलग, सांख्य, योग, और फिर बाद में उनका विकास आज हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे साइंस में इनिशियली साइंस एक ही माना जाता था, धीरे धीरे उसमें से अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हुई और आज एक एक ब्रांच का अलग से अभ्यास होता है। जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, मेटलर्जी है। आज एक एक शास्त्र अलग अलग है, लेकिन किसी समय ये सभी एक ही थे। पाइथागोरस कौन था? वो मैथमेटिशियन था या केमिस्ट था या फिजिसिस्ट था? कौन था? तो उसका हर एक क्षेत्र में काम दिखता है, क्योंकि उस समय उनके लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री अलग अलग दर्शन, अलग अलग विषय नहीं थे। वो एक दूसरे के साथ मिले हुए विषय थे, उनको अलग माना जाता नहीं था तब तक। वो एक ही साथ सभी में काम करते थे। बायोलॉजी को भी आप देखो तो जूलॉजी, बॉटनी वगैरह विषय उसमें से आज अलग किए जाते हैं, लेकिन इनिशियली कुछ सालों पहले उसको बायोलॉजी या लाइफ साइंसेस के रूप में देखा जाता था। उसी तरह से ये 4 विद्याएं मानी गई है और उसके बाद उनमें से अलग अलग विद्याएं विकसित हुई। उसमें से आन्वीक्षिकी जो है, इसको लॉजिक या एपिस्टेमोलॉजी के रूप में देखा जाता है। इसका महत्व इतना ज्यादा था, कौटिल्य खुद उसके बारे में कहता है, प्रदीप सर्वशास्त्राणाम उपाय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्वधर्माणाम शश्वत अन्वीक्षिकी मता। ये अन्वीक्षिकी यानी ये न्याय शास्त्र कैसा है? प्रदीप सर्वशास्त्राणाम, साइंस ऑफ साइंसेस, सभी शास्त्रों के लिए वो दीप की तरह है। ये शास्त्र अगर नहीं होगा तो बाकी के शास्त्र जैसे अंधेरे में चल रहे हो, इस तरह से हो जाएंगे। क्यों ऐसा? उसका आज के एक सुभाषित में भी बताया जाता है, काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारक। काणादम, काणाद यानी कणादस्य इदम काणादम। कणाद का यानी आपको लगेगा वैशेषिक दर्शन, लेकिन तो जैसे मैंने बताया कि आज की तारीख में न्याय और वैशेषिक दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। तो काणाद ये शब्द न्याय और वैशेषिक दोनों के लिए मिलकर प्रयुक्त होता है। तो ये दर्शन और व्याकरण दर्शन या व्याकरण शास्त्र आप बोलो, तो ये सभी शास्त्रों के लिए उपकारक है। इनकी वजह से सभी शास्त्र प्रवृत्त हो पाते हैं, उनको समझा जा सकता है, या वो खुद वो सभी शास्त्र भी अपने अपने विषय रख सकते हैं। तो ये इसलिए कहा गया प्रदीप सर्वशास्त्राणाम उपाय सर्वकर्मणाम, मीन्स ऑफ ऑल रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रमाणों के ऊपर बहुत मेहनत की है, प्रमाणों की व्यवस्था बताई है, प्रमाण किस तरह से होते हैं, वो प्रमाण अप्रमाण कब हो जाएंगे ये भी समझाया है। उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा और बहुत गहराई में जाके इन्होंने मेहनत की है, शास्त्र विकसित किया है। और इसी की वजह से न्याय दर्शन वालों को अब ऐसा भी कहा जाता है जो बाल की खाल निकालना हम कहते हैं ना, और वास्तव में इतना सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है। आप कभी अध्ययन कर पाओ तो आपको पता चलेगा कि सही अर्थ में ये बाल की खाल निकालने जैसा ही है। इतना सूक्ष्म विवेचन इन्होंने इस क्षेत्र में किया है, और उसी कारण उन्होंने कहा बेसिस ऑफ ऑल मोरल एक्ट्स एंड डीड आश्रय सर्वधर्माणाम। अभी ये दर्शन और खास करके दूसरे दर्शनों में भी यही दिखता है, क्योंकि न्याय दर्शन ने क्या किया, ट्रेंड सेट किए अलग अलग। एक परिभाषा उन्होंने विकसित की, जिस परिभाषा को दूसरे दर्शनों ने उठाया। एक तर्क की पद्धति इन्होंने दी, जो पद्धत दूसरे दर्शनों ने उठा के अपने विषय उस तर्क की पद्धति के आधार पर रखे। एक निरूपण की पद्धत इन्होंने दी, जिस पद्धति के आधार पे दूसरे दर्शनों ने अपने अपने दर्शनों का निरूपण किया। इतना फैसिनेटिंग था न्याय दर्शन कि बाद में जब नव्य न्याय तो इतना प्रभावी रहा, ट्रेंड सेटर हम जिसे कहेंगे, नव्य न्याय जब विकसित हुआ तो नव्य न्याय की पद्धति से सभी दर्शनों के ग्रंथ लिखे जाने लगे। उन्होंने अपनी अपनी पुरानी पद्धति छोड़ न्याय की जो पद्धत है उस पद्धति से अपने अपने ग्रंथ लिखे। सांख्य, योग दर्शन, मीमांसा, व्याकरण, वेदांत,
बौद्ध, जैन सभी दर्शनों में, इसके परे भी अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र जैसे ग्रंथ भी न्याय की परिभाषा में लिखे जाने लगे। इतना इनका प्रभाव सभी विषयों पर, सभी शास्त्रों पर हुआ है। उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ये इन्होंने एक दी हुई पद्धत है। उद्देश्य यानी क्या, तो सबसे, और आज यही ट्रेंड इतना सेट हुआ है कि बहुत सारे आधुनिक, हम बहुत सारी इनमें से चीजें आज अडॉप्ट किए हुए हैं, स्वीकार किए हुए हैं, और हमें पता भी नहीं कि ये इन्होंने दिया हुआ है। उद्देश्य यानी क्या होता है, तो एक तरीके से आप हर किताब में शुरू में देखते हो कि एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, एक अनुक्रमणिका होती है। वो अनुक्रमण देने का जो तरीका है वो न्याय दर्शन का है। उद्देश्य यानी नाम लेके पदार्थों को गिनना, कि मैं मेरे ग्रंथ में या मेरे व्याख्यान में क्या बताऊंगा, मैं ए बताऊंगा, बी बताऊंगा, सी बताऊंगा, डी बताऊंगा, इस तरह से क्रम से उनको गिनना, उनको बताना, ये उद्देश्य हुआ। आप हर एक दर्शन के मूल सूत्र ग्रंथ में देखोगे तो आप शुरू के सूत्रों में आपको ये दिखेगा कि वो क्रम से क्या क्या हम बताने वाले हैं या क्या क्या हम मानते हैं, उनको क्रम से गिनेंगे, वो उद्देश्य में आएगा। उसके बाद आता है लक्षण। लक्षण यानी उस पदार्थ की, उस संकल्पना की व्याख्या करना, उसका स्वरूप समझाने का प्रयत्न करना। क्योंकि पहले आपने नाम सिर्फ जान लिए, उसका स्वरूप नहीं जाना है। वो स्वरूप जानने के लिए उसका लक्षण जानना जरूरी होता है। तो वो लक्षण बताने का क्रम उद्देश्य के बाद आता है। और उसके बाद आता है परीक्षा। जो लक्षण बताया गया है जिस पदार्थ का, जिस संकल्पना का, वो लक्षण उसको मैच होता है कि नहीं, उसके साथ जुड़ता है कि नहीं, उस लक्षण से वो पदार्थ पता चलता है या नहीं, या उससे अन्य भी पदार्थ पता चलते हैं। तो उस लक्षण की ही परीक्षा और उसकी व्यवस्था की परीक्षा, परीक्षा यानी फिर उसको एग्जामिन करना। और इस तरह से आप जब एग्जामिन कर लेते हो तो उस पदार्थ को, उस वस्तु को आप पूरी तरह से समझ पाते हो। और यही शायद तरीका पढ़ने का, पढ़ाने का और समझने का सबसे उत्तम तरीका है, ऐसा माना गया है। और आप अगर इस तरीके से अध्ययन करोगे या इस तरीके से किसी चीज को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यही तरीका सही अर्थ में किसी भी चीज को सूक्ष्मता से समझने के लिए जरूरी है। न्याय दर्शन, अभी ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा कि न्याय दर्शन के महत्व के ग्रंथ कौन से हैं, कौन से नैयायिक जाने के जाते हैं, गौतम इसका मुख्य ऋषि है वगैरह वगैरह। अब विकिपीडिया पे जाओ तो भी वो सब चीजें आपको इजीली अवेलेबल है, तो उनमें मैं समय नहीं गवाऊंगा। न्याय शास्त्र का परिचय करवाना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी रहेगा। न्याय शास्त्र का जब विकास हुआ, जैसे कौटिल्य के समय से या उसके पहले से वो विकसित होते आया होगा, और बाद में एक पूरे इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में जब उसको माना गया, उस वो समय था जब उसको प्राचीन न्याय हम कहेंगे। वो मेनली डिस्कोर्स ओरिएंटेड था, जिसको हम प्रमेय प्रधान कहेंगे। प्रमेय प्रधान इसलिए कि उन ग्रंथों की आप रीति पद्धति देखोगे, न्याय सूत्र है, न्याय भाष्य है, न्याय वार्तिक है, वृत्ति ग्रंथ है, जैसे न्याय कुसुमांजलि थोड़ा बाद का ग्रंथ है लेकिन उसमें भी ये चीजें दिखती है, न्याय मंजरी है खास करके। इन ग्रंथों में आपको दिखेगा कि आपको कोई संकल्पना बताने के लिए 2-3 बार वो संकल्पना ग्रंथ में आती है, अलग अलग तरीके से वो समझाई है, अलग अलग लक्षण उसके दिए हैं। एक ही संकल्पना बताने के लिए बहुत लंबा विवेचन किया है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग उदाहरण दिए हैं। कोई उदाहरण 100% उसको मैच करने वाला होगा, कोई नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी अलग अलग उदाहरणों में से उस संकल्पना को, उस प्रमेय को समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए उसको डिस्कोर्स ओरिएंटेड कहा है। उसमें टारगेट ये है कि जो समझने वाला है उसको चीज समझ में आनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा ज्यादा बताया, थोड़ा कम बताया, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बताया, संदर्भ के बाहर की चीजें बताई तो भी चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को या जो टारगेट ऑडियंस है उसको वो चीज समझ में आनी चाहिए। ये तरीका उनमें दिखता है। Whereas नव्य न्याय को अगर देखेंगे, जो प्रमाण प्रधान है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनकी दृष्टि से जो चीज जितने निरूपण में समझ में आती है या समझ में आनी चाहिए, उससे ज्यादा आवश्यकता अगर नहीं है तो ज्यादा नहीं बोलना है। तो आपको जो प्रमेय प्रधान प्राचीन न्याय में द्विरुक्ति दिखेगी, द्विरुक्ति क्या, 3-4 बार उक्ति आपको दिखेगी किसी विषय के लिए, वो नव्य न्याय में नहीं दिखेगी। द्विरुक्ति ये बहुत बड़ा दोष माना गया बाद में। उन्होंने कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस किया, और उस क्लियरिटी को लाने के लिए उन्होंने अलग अलग टेक्निकल लैंग्वेज डेवलप की। जो चीज ऐसी कहनी चाहिए वो ऐसी ही कहनी चाहिए। अगर वो ऐसी कहने से मुझे समझ में आती है तो सभी को उसी तरीके से समझ में आनी चाहिए।
तो एक इसीलिए बाद में समझा गया कि उन्होंने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलप की, और इसी के वजह से, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलप होने की वजह से ही बाद में दूसरे दर्शनों ने, दूसरे शास्त्रों ने वो तरीका अपनाया, और इसी के कारण ये प्रमाण प्रधान शास्त्र माना गया, या जिसको कहेंगे हम परिभाषा जिसमें विकसित हुई। ये जैसे मैंने कहा कि इस शॉपिंग मॉल में हमें जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, ऐसी दुकान है एपिस्टेमोलॉजी। ये एपिस्टेमोलॉजी के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, प्रमाणों का विचार किया है। इनकी मेहनत जो है, इनकी व्यवस्था जो है, उसी व्यवस्था को उठा के दूसरे दर्शनों ने अपने अपने तरीके से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर अपनी एपिस्टेमोलॉजी समझाने का प्रयत्न किया। जैसे न्याय दर्शन में हमें पता चलेगा कि 4 तरह के प्रमाण माने गए हैं। मीमांसा दर्शन 5वां प्रमाण मानता है, तो वो इन चारों की व्यवस्था लेता है और उसमें 5वां जोड़ देता है। इनकी ही परिभाषा लेता है, उसी परिभाषा में अपना 5वां जो प्रमाण है वो समझाता है। वेदांत दर्शन 6ठा प्रमाण भी मानता है, वो इन्हीं पहले नैयायिकों के 4, मीमांसकों का 5वां और 6ठा फिर अपना उसमें जोड़ता है, इन्हीं की पद्धति से, इन्हीं की व्यवस्था में। इसलिए इनका सभी शास्त्रों के लिए उपकारक होना सिद्ध हो जाता है। जब प्रमाण की बात करते हैं तो ये 4 चीजें, ये 4 संकल्पनाएं जरूरी होती है। प्रमाता यानी सबसे पहले जानने वाला, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो प्रमाता शब्द से बताया जाता है। प्रमाण जिसके द्वारा जाना जाता है, जो जानना है, जो ज्ञान है, वो है प्रमिति, और जिन चीजों को हम जानते हैं वो है प्रमेय। तो ये 4 चीजों के इर्द गिर्द ही ये प्रमाण विचार जो है वो घूमता रहता है। और प्रमाण शब्दों को अगर देखेंगे तो उसमें प्रमा और न ऐसे 2 शब्द आते हैं। न ये करण के अर्थ में आता है, प्रमा का जो करण है, प्रमा का जो साधन है, वो करण यानी प्रमाण है, और प्रमा यानी प्रमात्मक ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान जिसको हम कहेंगे, वो प्रमा शब्द से ये लोग बताते हैं। इसकी व्यवस्था अगर देखेंगे, खास करके न्याय और वैशेषिकों की व्यवस्था, वैशेषिक शब्द नहीं लेंगे, कल आप उसके बारे में अलग से समझने वाले हो। न्याय की व्यवस्था अगर देखेंगे तो ज्ञान को वो इस तरह से विभक्त करते हैं, विभाजित करते हैं। उसको 2 प्रकार का माना गया है, अनुभव और स्मृति। स्मृति को मैंने आगे और एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही स्मृति होती है। जिस चीज का अनुभव होगा उसी का ही हमें स्मरण होगा। आप ऐसा सोचो, जिसका अनुभव आपने कभी किया नहीं उसका स्मरण नहीं होता है। कोई होगा ऐसा कि भाई मुझे तो जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया उसका भी स्मरण होता है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए स्मृति, जितने विभाग अनुभव के होंगे उतने ही विभाग स्मृति के भी होंगे। अनुभव 2 प्रकार का माना गया है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव कैसे, तो न्याय भाष्य में कहता है जो जैसा है, यथाभूतम अविपरीतम, जो जैसा है और अविपरीत, उससे विपरीत। मेरे सामने अगर कोई मटका है तो वो मटका ही मैं समझूं, मटके के बिना और उसको न समझूं, ये मेरा यथार्थ अनुभव हुआ। मटके की जगह मुझे अगर ऐसा लगने लगा नहीं कोई गोल बड़ा सा पत्थर है, तो वो यथार्थ अनुभव हो गया। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध। और अयथार्थ अनुभव 4 प्रकार के माने गए हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। अभी आपको लगेगा ये तर्क क्यों अयथार्थ में गया, उसका टेक्निकल रीजन है। अदरवाइज तर्क को अगर विस्तार से समझे तो ये तर्क, ये यथार्थ अनुभव के जो 4 प्रकार है, इन चारों को उपकारक माना गया है। वो प्रत्यक्ष को भी उपकारक है, अनुमिति को भी उपकारक है, वैसे अन्य दोनों को भी वो उपकारक है। तो प्रमाणोपकारक माना गया है तर्क को। भले ही वो अयथार्थ में माना गया, क्योंकि टेक्निकली वो अयथार्थ में चला जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप अयथार्थ का जो डेफिनेशन आएगा उस डेफिनेशन के हिसाब से तर्क उस कैटेगरी में जाता है, लेकिन वो है प्रमाणोपकारक। तो ये इसकी व्यवस्था हुई। ये कुछ शब्द आप ध्यान रखो, क्योंकि जब न्याय के 16 पदार्थ हम समझेंगे तो ये चार्ट आपके सामने होना जरूरी है। चाहे तो आप स्नैपशॉट्स ले सकते हो, तो आपको बाद में भी ये काम आएगा। संशय भी थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि इन चीजों को, तर्क को, संशय को, अनुमिति के कुछ पैरामीटर्स को उन्होंने अलग से गिना है। उसका कारण भी मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी ये जो 4 नॉलेज है, इनके लक्षण ब्रीफ में अगर देखेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से, संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष है। अनुमिति किसे, तो परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति है। संज्ञा, ये थोड़ा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ये जस्ट आपको
ब्रीफिंग के लिए है। संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञानम उपमिति और वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्य के अर्थ का ज्ञान यानी शब्द ज्ञान माना गया है। इन 4 ज्ञान प्रकार के जो ज्ञान है उनके 4 करण है। तो प्रत्यक्ष का करण यानी कारण आप मान सकते हो। प्रत्यक्ष का करण है प्रत्यक्ष, अनुमिति का है अनुमान, उपमान उपमिति का है उपमान और शब्द बोध का है शब्द, जिनके इंग्लिश शब्द भी मैंने यहाँ दिए हैं। परसेप्शन, इन्फरेंस, एनालॉजी और वर्बल कॉग्निशन। और इनके जो टेक्निकल डेफिनेशंस है, प्रत्यक्ष करण यानी प्रत्यक्ष, अनुमिति का करण अनुमान, उपमिति का करण उपमान और आप्त वाक्य यानी शब्द। अभी प्रत्यक्ष की प्रक्रिया समझते हैं। ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष कैसे उत्पन्न होता है। तो आत्मा सबसे पहले मन के साथ जुड़ता है, वो मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है और इंद्रिय जो है वो विषय के साथ जुड़ता है, पदार्थ के साथ जुड़ता है। ये समझना बहुत ही आसान है। ऐसा अभी आत्मा मन के साथ जुड़ा है कि नहीं ये हम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, वो जुड़ा है ऐसा मान के चलते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अपने इतने संक्षिप्त समय में वो समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं उसको छोड़ता हूँ। मनः इंद्रिय ना, मेरा मन, जब मैं आंख से कुछ देख रहा हूं तो मेरा मन मेरे आंख से जुड़ जाता है। मैं स्पर्श से कुछ जानना चाहता हूं या जान रहा हूं, ये गर्म है ठंडा है, तो मेरा मन उस इंद्रिय के पास है। या मैं कान से कुछ सुन रहा हूं तो मेरा इंद्रिय मेरे कान के साथ जुड़ा है और वो मेरा इंद्रिय, मेरी आंख उस वस्तु के साथ जुड़ी है, मेरा कान उस शब्द के साथ जुड़ा है, मेरा त्वगिंद्रिय, मेरी त्वचा उस वस्तु के साथ जुड़ी है, उस पदार्थ के साथ जुड़ी है जिसका स्पर्श मैं जान रहा हूं। तो इसमें हुआ इंद्रियम अर्थेन। कभी कभी ऐसा अनुभव आपको हुआ होगा, आपकी आंख खुली है, आप कुछ देख रहे हो लेकिन आपको सामने की चीज दिख नहीं रही है, मतलब आपका मन कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो और कोई आके पूछता है अरे अभी यहाँ से ये राम गया, आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? आंख तो खुली थी, कान खुले थे, लेकिन मेरा मन वहां नहीं था, मेरा मन कहीं और था, कुछ विचारों में मेरा डूबा था। मतलब यहाँ मनः इंद्रियेण, ये संयोग, ये जो जुड़ना है वो नहीं हुआ। भले ही इंद्रियम अर्थेन है, लेकिन पूरा जो साइकिल है पूरी वो जुड़ नहीं पाई है। आत्मा मनसा संयोजते ठीक है, इंद्रियम अर्थेन भी ठीक था, लेकिन मनः इंद्रियेण ये जो जुड़ना है ये नहीं हो पाया। उसकी वजह से मुझे प्रत्यक्ष नहीं हो पाया। भले ही मेरे आंखों के सामने से कोई व्यक्ति गुजरा हो, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा या मैंने वो जाना नहीं। ये इसमें से समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष 6 इंद्रियों के आधार पे प्रत्यक्ष 6 प्रकार का माना गया है। जो चक्षुर इंद्रिय से, आंखों से होता है वो चाक्षुष, घ्राणेन्द्रिय से होता है वो घ्राणज, त्वगिंद्रिय से होता है वो त्वाच, रसनेन्द्रिय से होता है वो रासन, श्रोत्रेंद्रिय से होता है वो श्रावण और मन से होता है वो मानस प्रत्यक्ष माना गया है। उपमान, ये बहुत ही इस प्रमाण का या इस प्रकार के ज्ञान का रोल बहुत छोटा है। संज्ञा संज्ञी संबंध या संज्ञा संज्ञी का जो संबंध है उसके आधार पे जो जाना जाता है, उसका एक आसान सा एग्जांपल मैं दूंगा, शास्त्र का एग्जांपल भी दूंगा और व्यवहारिक का भी मैं दूंगा। शास्त्र का एग्जांपल ये बताता है कि कोई व्यक्ति है, नगर में रहने वाला है, उसने गवय यानी जिसको हम क्या कहेंगे, याक जो इंग्लिश में हम कहते हैं, उस टाइप का प्राणी कभी देखा नहीं है जंगल में जाके। उसको गाय या बैल पता है, वो जंगल में जा रहा है, तो जंगल में जाते समय वहां का जो आरण्यक पुरुष है यानी जंगल के आसपास रहने वाला जो वनवासी मनुष्य है, वो उसको समझाता है कि जंगल में जाओ तो आप गवय से संभल के रहना, ऐसे ही। तो वो कहता है कि ये गवय क्या है, मुझे नहीं पता। तो वो अरण्य में रहने वाला मनुष्य कहता है आपको गाय या बैल पता है? हाँ पता है। तो उसके जैसा जो दिखेगा उसको आप गवय समझो। वो जंगल में, नगर वाला मनुष्य जंगल में आगे आगे जाता है और उसको एक प्राणी दिखता है जो उसने आज तक नहीं देखा, अभिनव प्राणी है उसके लिए, लेकिन उसका निरीक्षण करने के बाद उसे पता चलता है अरे ये तो गाय या बैल जैसा है। और उस समय उसे उस अरण्य में रहने वाले वनवासी मनुष्य के शब्द याद में आते हैं, गो सदृशः गवयः। गाय बैल में से, अभी गो सदृश में से गो शब्द उभयलिंगी है आपको पता है, तो उससे गाय या बैल दोनों हम ले सकते हैं। तो बैल जैसा जो दिखता है उसको गवय मानेंगे। मेरे सामने वाला प्राणी बैल जैसा दिखता है तो ये शायद गवय है। तो इस प्राणी को गवय कहते हैं, ये वो समझ गया। मतलब किसी वस्तु को क्या कहेंगे यहां तक ही ये सीमित है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। समझो आपका कोई विदेशी मित्र आपको मिलने आया है और उसने बहुत सुना है कि ये भारत में ना, खास करके महाराष्ट्र में ये वड़ा पाव बहुत फेमस है, उसको बहुत खाने में रुचि है, तो वो आपको कहता है कि मुझे वड़ा पाव खाना है।
तो आप उसको समझाते हो तुम अभी बाहर घूमने जा रहे हो तो तुम्हें वड़ा पाव दिख जाएगा तो खा लेना, यहाँ 2-3 जगह पर अच्छे से मिलते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन कहाँ कैसा होता है। तो आप कहते हो आपको बर्गर पता है, वो कहता है हाँ बर्गर पता है। तो ऊपर नीचे ब्रेड होता है और बीच में स्टफिंग होता है, इस तरह की चीज तुम्हें दिखे तो समझ लेना कि वो वड़ा पाव है। ठीक है, वो बाजार से निकलता है, वो देखता है कि उसको कुछ चीज दिख रही है जो उसके दिमाग में बर्गर वगैरह जो कंसेप्ट है उससे मिलती जुलती है, ऊपर नीचे ब्रेड है और नीचे स्टफिंग है, तो उसको लगता है हाँ यही शायद वड़ा पाव है। मतलब उसको वड़ा पाव शब्द पता है, उस शब्द से किस वस्तु को जाने ये इस प्रमाण से होता है। सादृश्य होता है ना, बर्गर के सदृश जो दिखेगा उसे वड़ा पाव, बैल जैसा जो दिखेगा, बैल सदृश जो दिखेगा उसको गवय कहेंगे। ये उदाहरण इसमें हम समझ सकते हैं। अभी आते हैं अनुमान प्रमाण। इस प्रमाण पर न्याय दर्शन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत ली है, इसके अलग अलग प्रकार समझाए हैं, इसके अलग अलग जो घटक है, जैसे नीचे मैंने दिए हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन वगैरह वगैरह। उसके सिवाय भी बहुत सारे हैं, पक्षता है, परामर्श है, अनुमान है, पक्ष है, साध्य है, हेतु है, ऐसी बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। उन संकल्पनाओं को बहुत ही विस्तार से समझाया। आप ऐसा समझो कि हर एक संकल्पना के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, ऐसा आप समझो तो भी कम नहीं है। वास्तव में ऐसा है। यह अनुमान दो तरह का माना जाता है, एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान यानी क्या? तो किसी दूसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस के बिना मैं अकेला बैठे बैठे जो मुझे अनुमान होता है वो स्वार्थानुमान, मैं खुद जिससे कन्विंस होता हूं, टू कन्विंस वनसेल्फ। परार्थानुमान यानी क्या? जिस चीज से मैं कन्विंस हुआ हूं वो दूसरों को समझाने का प्रयत्न मैं करता हूं, और दूसरों को जब वो समझ में आता है तो वो उसके लिए उसको मैं समझा देता हूं, तो वो परार्थानुमान हो गया। ये 5 जो आगे के एलिमेंट्स है ये कहते हैं परार्थानुमान में उपयोग में आने वाले 5 तरह के वाक्य हैं। तो मैं समझाता हूं, इसका मैं टेक्निकल जो उदाहरण है वही लूंगा, क्योंकि ज्यादा लौकिक उदाहरण दूंगा तो उसमें थोड़ा और समय अपना चला जाएगा। कहता है कि पर्वत पे दूर दिख रहा है, वहां आग लगी है। मैं अकेला जब बैठा हूं, मुझे वहां से धुआं दिख रहा है, तो पहले मैं धुएं को देखता हूँ। धुएं को देखने के बाद मुझे ध्यान में आता है, मुझे स्मरण होता है कि धुआं जहां होता है वहां आग होती है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन है, बिना आग के धुआं संभव नहीं है। तो धुएं को देखने के बाद मुझे आग का स्मरण होता है और बाद में जाके मैं कंक्लूड करता हूँ इसका मतलब उस पर्वत पे आग लगी है। इन्हीं ज्ञान की प्रक्रिया को मैं दूसरे को समझाता हूं, तो मैं दूसरे को पहले ये नहीं देखो देखो वहां धुआं दिख रहा है, ये नहीं बोलूंगा। मैं उसको डायरेक्ट पहले बताऊंगा उस पर्वत पे आग लगी है या उस पर्वत पे आग है, ये मेरी प्रतिज्ञा हुई। सामने वाला पूछेगा कैसे कैसे तुम कह सकते हो, तो तब मैं दूसरा वाक्य प्रयोग करूंगा, धूमात, धुआं दिख रहा है ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर वो बोलेगा ऐसा थोड़ी जरूरी है कि धुआं दिख रहा है यानी वहां आग लगी होगी, तब मुझे उदाहरण देना होता है। वो उदाहरण मैं देता हूँ। तो अपने घर में चूल्हे में नहीं देखता, लकड़ी जलती है तो वहां धुआं भी होता है, आग भी होती है। ये उदाहरण दृष्टांत मैंने यहाँ पे दिया। फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाने का प्रयत्न करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ इस पर्वत पे धुएं से जहां धुआं होता है वहां आग होती है, पर्वत पे धुआं है और वहां आग भी होनी चाहिए। ये मेरा उपनय हुआ। और मैं फिर कंक्लूड करता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि पर्वत पे आग है। जो मेरी प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। ये हुआ परार्थानुमान। फिर इसमें आपके अध्ययन में शायद हेत्वाभास्कर की संकल्पना आती होगी। तो ये स्वार्थानुमान परार्थानुमान के प्रोसेस में जो रुकावट निर्माण करने वाले, यानी कोई अनुमान यथार्थ होता है, कोई अयथार्थ होता है, तो यथार्थ अयथार्थ अनुमान को रोकने वाले जो ज्ञान होंगे, तो उन ज्ञान के अलग अलग प्रकारों को गिन के उसमें हेत्वाभास में उन्होंने डाला है। हेत्वाभास खुद अपने आप में थोड़ा क्लिष्ट और थोड़ा विस्तृत विषय है, इसलिए उसको भी ज्यादा मैं नहीं छेड़ता हूँ। शब्दबोध, शब्दबोध क्या है? तो शब्द से होने वाला ज्ञान। तो शब्द से किस तरह से ज्ञान होता है? तो ये कहते हैं कि शब्द से ज्ञान होते समय आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीनों चीजें जरूरी है। आकांक्षा क्या है? तो शब्द प्रयोग इस तरह से होना चाहिए कि दो शब्दों को एक दूसरे की आकांक्षा होनी चाहिए। तो एक शब्द बोलने के बाद अगला अगर हम नहीं बोले तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा जब होगा तो उन दो चीजों की आकांक्षा है। मैं अगर ऐसा बोलूं आज सुबह मैं, इतना ही बोला, आप बोलोगे आगे क्या, मैं क्या? तो मैं को आगे किसी क्रियावाचक शब्द की आकांक्षा है, वो बोले बिना संपूर्ण वाक्य का बोध आपको नहीं होगा।
तो ये जो शब्दों में परस्पर होती है वो आकांक्षा, अगर ऐसा बोलूं गाय, बैल, घोड़ा, टेबल, फोन, टीवी, ये मेरा वाक्य हो गया, तो आप बोलोगे ये वाक्य नहीं है, ये सिर्फ शब्द है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग शब्द है लेकिन उनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। वाक्य में भी तो शब्द ही होते हैं लेकिन उनमें शब्दों के परे जाके उन शब्दों की परस्पर आकांक्षा होती है। जो अभी मैंने शब्द बोले उनको वाक्य नहीं बोल सकते, भले वो शब्दों का समूह है। योग्यता, वाक्य में जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं उनमें परस्पर जुड़ने की योग्यता भी होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये लोग देते हैं, अग्निना सिंचती, सिंचन करना, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का सिंचन करना, वो सिंचन करने की योग्यता द्रव पदार्थ में होती है, लिक्विड में होती है। और ये वाक्य क्या कर रहे हैं, अग्निना सिंचती, तो अग्नि तो द्रव पदार्थ नहीं है, उससे सिंचन कैसे करोगे आप? तो ये कहते हैं कि वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट है, अग्निना सिंचती ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इस वाक्य से बोध नहीं हो सकता क्योंकि उस वाक्य के जो घटक शब्द है उनका परस्पर अन्वय नहीं हो पाता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते। तो सिमेंटिक फिटनेस जिसको हम कहेंगे, तो वो योग्यता शब्दों में होनी चाहिए उस वाक्य के, तभी आपको शब्द बोध हो सकता है। दूसरा सन्निधि, यानी पदों का अविलंब से उच्चार। मेरे गुरुजी जब ये पढ़ाते थे तो एक बहुत मजेदार उदाहरण देते थे। हम सब तुलनात्मक नई पीढ़ी के लोग हैं, तो जो पुराने लोग हैं उन्होंने सुना हुआ होगा, अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका भाषण किसी दिन आपने सुना होगा या यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, तो वो बहुत लंबे लंबे अंतराल से शब्दों का प्रयोग करते थे। जो पहली बार उनको सुनेगा तो पहला शब्द खत्म उनका होता था, दूसरे शब्द की हम राह देख रहे हैं तब तक वो नहीं बोलेंगे, जब हम राह देखना छोड़ देंगे तब उनका दूसरा शब्द आएगा। इतना विलंब से वो बोलते थे, उससे ज्यादा विलंब, मतलब वो भी बहुत ज्यादा होता था लेकिन वो उनका तरीका था बोलने का। आप सुबह में कोई शब्द बोल रहे हो, दोपहर को दूसरा शब्द बोल रहे हो, शाम को तीसरा बोल रहे हो, तो वो वाक्य नहीं हो पाता, उससे सामने वाले को बोध नहीं होगा। किसान ने अपने बेटे को कहा खेत से जाके गाय लेके आ, तो ये वाक्य उसको बोलना है, सुबह बोला खेत से, दोपहर को बोला गाय और शाम को बोला लेके आ, तो वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उन शब्दों में अविलंब होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा विलंब से बोला नहीं जाना चाहिए, तभी शब्दबोध हो पाएगा। अभी नव्य न्याय की तरफ आते हैं। नव्य न्याय खास करके विकसित जो हुआ है वो 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के समय से उसको पूर्ण स्वरूप मिला, ऐसा कहेंगे। इतना लंबा समय इसलिए बता रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो नव्य न्याय 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास ही विकसित होने लग गया था। उदयनाचार्य का जो ग्रंथ है न्याय कुसुमांजलि, वो साधारण उस समय का है। उसमें भी हमें थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है, प्राचीन न्याय की पद्धति भी दिखती है और नव्य न्याय की परिभाषा है, उनकी लिखने की और बोलने की पद्धति वो उसमें हमें दिखती है। तो वहां से ये विकसित होने लगा और 13वीं 14वीं शताब्दी तक आके ये कॉन्क्रीट हो गया, फिक्स हो गया। उसके बाद के सभी ग्रंथ इसी तरीके से लिखे गए। ताकि उसके पहले जब उदयनाचार्य का ग्रंथ हम देखते हैं, उस समय से ही ये पद्धति जो है वो लोगों ने, दूसरे दर्शनों ने, शास्त्रों ने अडॉप्ट की। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसलिए इसको परिष्कार पद्धति भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, अ न्यू लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ये डेवलप की इन्होंने। जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ये वाक्य है, देवदत्त गांव जाता है, ये दैनंदिन संभाषण में ऐसा ही ठीक है, लेकिन इसको शास्त्रीय परिभाषा में, शास्त्रीय परिष्कार में अगर रखना है, मैंने भी संक्षिप्त स्वरूप ही दिया है, इसको और डिटेल में देखा जा सकता है। देवदत्तः उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार जनक कृत्याश्रयः, ये टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल तरीके से यही वाक्य कहा, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, यही। और इस देवदत्तः उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार जनक कृत्याश्रयः, इसी को और डिटेल में जाके और विस्तृत स्वरूप से बताया जा सकता है। वो भी है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा और दीर्घ हो जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक हमें इनके परिष्कार के अलग अलग शब्द, अलग अलग संकल्पना समझ में ना आए। दूसरा है पर्वतो वन्यमान, ये अनुमान का प्रयोग है, अभी हमने देखा जैसे। इसको समझना है तो इसको इस तरह से ये लोग बोलेंगे, पर्वतः वन्यत्वावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषताश्रयः, इस तरीके से इस वाक्य को बताएंगे। इसका ये ऐसे क्यों बताया, इससे समझ में सच में आता है कि नहीं, ये पूरा अलग विषय है,
उसकी जरूरत आई तभी उन्होंने ये किया। और ये इतनी कॉन्क्रीट पद्धत है, थोड़ा भी पर्वतो वन्यमान में कोई भी पदार्थ, पर्वत की जगह आप नील पर्वतः, लघु पर्वतः, वन्यमान, रक्त वन्यमान, ऐसा कुछ भी विशेषण कम ज्यादा करते हो तो भी इस नीचे की पूरे एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं, तो वो वहां रिफ्लेक्ट होता है। हमारे लिए पर्वतो वन्यमान, पर्वतो नील वन्यमान या रक्त वन्यमान एक ही हो जाएगा। पीत वन्यमान मतलब पर्वत है, वृक्षवान पर्वतः वन्यमान, पेड़ों से लदा हुआ पर्वत वन्यमान हमारे लिए एक ही हो जाएगा व्यवहार में, लेकिन शास्त्र में उससे बहुत ज्यादा बदल हो जाते हैं। ये है। उसके बाद कुछ ये संकल्पना जो सभी दर्शन में आती है, उनके बारे में न्याय दर्शन क्या कहता है वो थोड़ा देख लेते हैं। जीव जो है, जीव के लिए ये लोग आत्मा शब्द प्रयोग लेते हैं। उसका लक्षण बताते समय बताते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण है उसे आत्मा कहेंगे। अन्य दर्शनों में मन में ज्ञान होता है या चित्त में होता है या महत में होता है वगैरह वगैरह, लेकिन न्याय की दृष्टि से ज्ञान जो है वो आत्मा में होता है। वो आत्मा दो प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा एक ही है, जीवात्मा किंतु अनंत है, बहुत सारे हैं। ये आत्मा कैसा है? ये व्यापक है, सब जगह है, विभु है। विभु यानी आप मैक्सिमम उसका, जैसे आकाश है, आकाश एक ही है, विभु है, वैसे ही हर एक आत्मा आकाश के जितना ही व्यापक और विभु है। वो नित्य है, वो कभी उत्पन्न नहीं होता या कभी नष्ट भी नहीं होता। और इसी आत्मा में बुद्धियादि विशेष गुणवान उसे माना गया है। बुद्धि यानी ज्ञान, तो ज्ञान है, इच्छा है, कृति है, द्वेष है, संस्कार है, सुख दुख है, धर्म अधर्म है, ये सभी चीजें आत्मा के ही गुण है। जगत के बारे में न्याय दर्शन वास्तववादी माना गया है। जगत मेरे अस्तित्व के सिवा भी जगत को स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए उनको अस्तित्ववादी या वास्तववादी, रियलिस्टिक माना जाता है। कुछ दर्शनों में ऐसा कहा गया है कि मुझे अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है तो मेरे लिए वो वस्तु है ही नहीं। खास करके बुद्धिज्म में आप जाओगे तो ज्ञानाधीनम जगत, ज्ञान के अधीन ही संपूर्ण जगत है, ऐसी एक संकल्पना आती है। अगर ज्ञान हो रहा है तो जगत है, जितने पदार्थों का ज्ञान हो रहा है उतने पदार्थ मेरे लिए है, जिन पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा है वो मेरे लिए नहीं है। लेकिन न्याय दर्शन ऐसे नहीं मानता, मेरे परसेप्शन के, मेरे ज्ञान के परे भी जगत का अस्तित्व वो मानते हैं। पदार्थ, न्याय की दृष्टि से 16 पदार्थ माने गए हैं। अभी ये 16 पदार्थ आप कल जाके जब वैशेषिक दर्शन पढ़ोगे तो उसमें 7 पदार्थ माने गए हैं। यही 16 पदार्थ उन 7 में भी बैठते हैं, वो 7 पदार्थ ही अलग अलग तरीके से डिवाइड करो तो इन 16 में आ जाते हैं। इसीलिए न्याय और वैशेषिक को मित्र दर्शन माना गया है, एक दूसरे के सहयोगी दर्शन। अब देखो प्रमाण प्रमेय, अभी जो मैंने प्रमाण कहा इसमें 4 प्रकार के ही ज्ञान आए हैं। अभी प्रमाण जिन चीजों को जानेगा वो प्रमेय है। ये प्रमेय में भी उन्होंने आगे प्रमेय का सूत्र अलग से आता है, 12 ही प्रमेय बताए हैं सूत्र में। तो 12 ही है क्या? बहुत ज्यादा प्रमेय है, लेकिन किसी कारण से 12 प्रमेय माने हैं। संशय, ये संशय ज्ञान के ही प्रकार में अयथार्थ अनुभव में आए, लेकिन इन्होंने यहाँ अलग से बताया। प्रयोजन, दृष्टांत, अभी दृष्टांत यानी उदाहरण शब्द मैंने इस्तेमाल किया था पदार्थानुमान में, तो वहां जो उदाहरण आया उस उदाहरण का ही भाग दृष्टांत है, लेकिन इन्होंने इसको यहाँ अलग से गिना। सिद्धांत, अवयव, अवयव यानी क्या? तो वो जो 5 वाक्य थे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, वो 5 वाक्यों को अवयव कहा गया है। तो यहाँ इन्होंने अवयव शब्द अलग से दिया। तर्क भी दिया, निर्णय है, वाद है, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल और जाति, उसके बाद निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ। किस लिए इन्होंने इन 16 पदार्थों को बताया? वो कहते हैं तत्व ज्ञानात् निश्रेयसादि। वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 16 पदार्थों को जानना जरूरी है, क्योंकि इन 16 पदार्थों को जानने से आप चर्चा में तत्व जान सकते हो, निर्णय पे पहुंच सकते हो, और उस निर्णय को जानने से, तत्व को जानने से आप धीरे धीरे मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो श्रेय है, पुरुषार्थ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको इन 16 पदार्थों को जानना जरूरी है। कारण व्यवस्था, समय थोड़ा आगे जा रहा है, मैं कंक्लूड करता हूँ। कार्य कारण भाव के लिए भी न्याय दर्शन की बहुत ज्यादा मेहनत है। दूसरे दर्शनों में आपने उपादान कारण या निमित्त कारण ये शब्द पढ़े होंगे या पढ़ोगे, जिसको मटेरियल कॉज या इंस्ट्रूमेंटल कॉज बोलते हैं। उनको न्याय दर्शन में उपादान कारण को समवायी कारण शब्द दिखता है, निमित्त कारण ही है। न्याय दर्शन का एक अलग शब्द है
अभी थोड़ा आपको इनमें से कुछ चीजें कल वैशेषिक दर्शन में शायद रिपीट सुनने को मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मर्ज हो चुके हैं एक दूसरे में। तो समवायी कारण, असमवायी कारण, ये अलग इन्होंने कारण दिया है। ये कारण कैसा है, तो इमीडिएट जिसके बाद कार्य होता है वो असमवायी कारण में आता है। उसके टेक्निकल डिफिनेशंस भी है, यहाँ मैं रफली समझने के लिए आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। जिस कारण के आने के बाद अगले ही क्षण में उसका कार्य उत्पन्न होता है वो असमवायी कारण एक तरीके से माना जाता है। मोक्ष की इनकी क्या व्याख्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मोक्ष के लिए न्याय सूत्र आता है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष। एक्सक्यूज मी पंकज सर, आप और 10 मिनट्स ले सकते हैं कंफर्टेबली, आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ठीक है, तो थोड़ा कारण के ऊपर थोड़ा सा और जाते हैं। इनकी डेफिनेशन बताते समय ये क्या बताते हैं, समवायी कारण उपादान कारण ही हम मानेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन समवायी कारण ये शब्द देने का दूसरा रीजन ये है कि समवाय नाम का एक संबंध ये लोग बताते हैं। आप जब कल वैशेषिक दर्शन के दृष्टि से 7 पदार्थ जानोगे तब उसमें समवाय करके एक अलग से पदार्थ बताया जाएगा आपको। तो वो समवाय एक संबंध है दो पदार्थों का। और कैसा संबंध, जिन दो पदार्थों को आप, वो दो पदार्थ अलग है ये समझ में आता है लेकिन उनको अलग कर नहीं सकते, ऐसी जब अवस्था हो तो उन दो पदार्थों का क्या संबंध है एक दूसरे के साथ, तो वो संबंध समवाय संबंध है, ऐसा बताया जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। ऐसा सोचिए कि चीनी, शक्कर जिसको हम कहते हैं, शुगर, और उसकी मिठास, ये दो चीजें अलग है या एक ही है? थोड़ा सोचिए, आपके दिमाग पे जोर देके, कैसे आप उसको कैसे अनुभव करेंगे, कैसे फील करेंगे? आप उनको अलग गिनेंगे या एक ही गिनेंगे? अगर उनको एक ही गिनते हैं, चीनी या शक्कर और उसकी मिठास ये एक ही है, तो जो जो चीनी है, जो जो शक्कर है, वो मीठी है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो जो मीठा है वो चीनी है, वो शक्कर है, ऐसा भी कह सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ठीक था, दूसरे में तकलीफ होने लगेगी हमें। जो जो मीठा है वो चीनी नहीं है, क्योंकि चीनी के सिवाय भी बहुत सारी चीजें हैं जो मीठी है। तो हमें ये ध्यान में आता है कि जो जो मीठा है वो चीनी नहीं बोल सकते, यानी मिठास और चीनी एक नहीं हो सकते। मिठास ये थोड़ा ब्रॉड है, चीनी थोड़ा लिमिटेड है। अगर ये अलग है तो इनको अलग करके बताओ। चलो ये मैंने अलग कर लिया, ये रही मिठास, ये रही चीनी। ऐसा नहीं कर सकते, चीनी में से मिठास ही निकल गई तो उसको चीनी थोड़ी बोलेंगे। दोनों को एक भी नहीं बोल सकते, दोनों को अलग कर भी नहीं सकते, लेकिन अलग है ये तो मानना पड़ेगा। तो ये दो संकल्पनाएं हैं, दो चीजें हैं, मिठास और चीनी एक दूसरे से अलग है लेकिन अलग दिखा नहीं सकते, या वो अलग रह नहीं सकते। ऐसे दो पदार्थों का जो संबंध है उसे कहते हैं समवाय संबंध। इनका कहना है कोई भी कार्य जो है वो अपने अवयवों में, जिसको हम मटेरियल कॉज कहते हैं, उसमें वो इस तरह से रहता है। उसको अपने अवयवों से अलग करेंगे तो वो रहेगा ही नहीं। तो कार्य मतलब जो अवयवी है, कोई आउटपुट है, वो उसके मटेरियल कॉज में इस तरह से ही इनहेरिटेड रहता है, इसलिए उसको समवायी कारण कहा गया है। क्योंकि वो समवाय संबंध से जुड़ा है इसलिए समवायी, और वो कारण है इसलिए समवायी कारण। निमित्त कारण तो निमित्त है, वो उस चीज को उत्पन्न करता है इसलिए। असमवायी कारण कैसा है, वो उतना ही क्लोज है कार्य से लेकिन वो समवायी नहीं हो सकता, इसलिए उसको असमवायी किया है। उसका अलग, थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। कभी अगर मौका मिलेगा, हम फिर से फेस टू फेस अगर मिल पाएंगे तो मैं उसको और अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। उसके बाद आता है मोक्ष। न्याय सूत्र बताता है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाय अपवर्ग। अपवर्ग शब्द मोक्ष के लिए प्रयोग किया गया है। अपवर्ग यानी मोक्ष। ये कहते हैं ये जो दुख है, मैंने जिसको अंडरलाइन किया है, वो दुख जब नष्ट होगा तब ही मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन ये दुख कैसे खत्म होगा? दुख खत्म होने के लिए पहले जन्म नष्ट होने चाहिए। जन्म चलता रहेगा, नया नया जन्म आता रहेगा, तो जन्म से कर्म होंगे, कर्म से फिर दुख आएगा, तो जन्म रुकने चाहिए। जन्म कब रुकेगा? जब मेरी प्रवृत्ति रुकेगी, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं रुकती है, प्रवृत्ति चलती है, तब तक प्रवृत्ति से धर्म और अधर्म इकट्ठा होंगे, और उस धर्म और अधर्म की वजह से मुझे जन्म प्राप्त होना है, तो प्रवृत्ति को रोकना है। प्रवृत्ति कब तक होगी? तो कहते हैं दोष जब तक मनुष्य में रहेंगे। ये दोष क्या है वो भी उन्होंने वहां पे गिना है, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे।
दोष जब तक रहेंगे तब तक प्रवृत्ति होनी है, और दोष कब तक निर्माण होते रहेंगे? जब तक किसी भी पदार्थ का मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक दोष उत्पन्न होंगे। तो ये मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने के लिए आपको चाहिए तत्व ज्ञान, और उस तत्व ज्ञान के लिए थोड़ी देर पहले मैंने जो 16 पदार्थ बताए हैं, उन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान होना जरूरी है। उन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान अगर होता है तो संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण पदार्थों का आपको तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान क्या करेगा? मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देगा, और जो उत्पन्न मिथ्या ज्ञान है उसे नष्ट करेगा। मिथ्या ज्ञान जैसे ही नष्ट होगा तो दोष नए निर्माण नहीं होंगे, पुराने नष्ट हो जाएंगे। दोष खत्म होने से प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति के न होने से नए जन्म प्राप्त नहीं होंगे, जो जन्म है उसको ही बस पूरा करना है, और जन्म न होने से दुख नहीं होगा। जितना ऑलरेडी खाते में है उतना दुख अनुभव करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे जैसे खत्म होगा, आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी, या चरम दुख जो है वो नष्ट होगा। वो चरम दुख नष्ट होने के बाद मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, दैट इज मोक्ष। ये न्याय की संकल्पना है। इस न्याय का क्या कंट्रीब्यूशन है अगर वो देखा जाए तो प्रिसाइज एंड क्लियर लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कशन की, वाद की वेरी प्रिसाइज, एकदम क्या कहेंगे उसको, व्यवस्थित और स्पष्ट भाषा उन्होंने विकसित की। इसीलिए न्याय की पद्धति से जब आप वाद को पढ़ोगे, कितना भी बोलो, कैसे भी बोलो, ये वाद की पद्धति नहीं है। वाद का एक तरीका उन्होंने विकसित किया, कैसे प्रश्न होने चाहिए, कैसे जवाब होने चाहिए, जवाब में क्या गलती हो सकती है, प्रश्न में क्या गलती हो सकती है, वो सब उन्होंने वहां विकसित किया है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज यानी मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, हम एक दूसरे के साथ जो संवाद करते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज हुई। उसको डिकोड कैसे करेंगे? तो उसको डिकोड करने की एक पद्धति, जैसे मैंने कहा देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ये नेचुरल लैंग्वेज हुई, लेकिन उसको डिकोड इन्होंने दूसरे तरीके से किया। देवदत्तः उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार जनक कृत्याश्रयः पर्वतो वन्यमान, इसको डिकोड किया। पर्वतः वन्यत्वावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः वगैरह वगैरह। लिंग्विस्टिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, उनका कहना है कि संपूर्ण विश्व को अगर हम जानते हैं तो वो जानना जो है वो शब्दों से ही व्यक्त करेंगे। तो शब्दों से व्यक्त करेंगे तो 10 लोग अगर पेड़ पे बंदर देख रहे हैं, पेड़ पे कोई पंछी देख रहे हैं, तो 10 लोगों का जो व्यक्तिकरण है वो एक तरह का अगर ज्ञान होगा तो एक तरह का ही व्यक्तिकरण होना चाहिए। अगर व्यक्तिकरण बदल रहा है मतलब 10 लोग उस चीज को अलग तरीके से देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने शब्दों के द्वारा जो व्यक्तिकरण है उसके आधार पे यूनिवर्स का लिंग्विस्टिक मॉडल डेवलप किया, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग ह्यूमन थॉट, मनुष्य के विचार को कैसे एनालाइज करें, उसको कैसे समझे, उसको उसका पृथक्करण कैसे करें, उसके अलग अलग तरीके विकसित किए। इसीलिए थ्योरीज एंड मॉडल्स, एंड दूसरा क्या, डेवलप यूनिवर्सल टूल। उन्होंने यूनिवर्सल टूल डेवलप किया, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके आधार पर ही भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपवर्ष में जितने भी दर्शन को हो, शास्त्र को हो, विकसित हुए, उन्होंने बाद में इनके ही टूल्स लिए, इनके ही तरीके लिए, इनकी ही परिभाषाएं उठाई और उसके आधार पे अपने अपने विषयों को रखा। इसलिए इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आज भी आप अगर देखो तो पारंपरिक तरीके से जो अपने यहाँ पे गुरुकुल तरीके से अध्ययन होता है, वहां पे आपको व्याकरण पढ़ना है, मीमांसा पढ़ना है, वेदांत पढ़ना हो, साहित्य शास्त्र पढ़ना हो, या क्या कहेंगे सांख्य पढ़ना हो, ये कुछ भी पढ़ना हो, तो आपको शुरू में कुछ समय के लिए न्याय दर्शन के, न्याय वैशेषिक दर्शन के कुछ ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। तर्क संग्रह तो सभी संस्कृत पढ़ने वाले तर्क संग्रह पढ़ते ही है। तर्क संग्रह है, उसकी कुछ टीकाएं है, न्यायबोधिनी, दीपिका, मुक्तावली है जिसको कारिकावली भी हम कहते हैं। तो ये कुछ ग्रंथ उनको हर एक को पढ़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसके अध्ययन के बाद ही आपका बेस तैयार होता है। आपको एक बैठक प्राप्त होती है, आपके बुद्धि को विचार की पद्धति समझ में आती है, परिभाषाएं समझ में आती है, और उसके आधार पे आप अपने अपने दर्शन के, अपने अपने शास्त्र के अध्ययन में आगे बढ़ सकते हो। ये परंपरा आज भी अपने यहाँ है। मुझे लगता है यहाँ मैं रुकता हूँ, कुछ आप लोगों के प्रश्न होंगे तो उनको थोड़ा देखेंगे और कुछ चीजें अगर मेरे कथन में समझ में नहीं आई होगी तो वो भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि इतने कम समय में इतनी ज्यादा चीजें बताना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो वो मैं मेरी क्षति समझता हूँ। शायद कभी समय मिले
किसी और तरीके से, तो मैं वो अवसर उठाना चाहूंगा। धन्यवाद। हरिओम, प्रणाम सर। खूब 1 मिनट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। धन्यवाद पंकज सर। यहाँ पर हम 2-3 प्रश्न लेंगे अंतिम। आपके सारग्राही और उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ 2-3 प्रश्न लेंगे और कुछ 1-2 प्रश्न चैट बॉक्स में भी है, तो आप उसका भी जवाब दीजिए और फिर हम तुरंत इस मीटिंग को एंड अप करेंगे और कुछ सूचनाओं के पश्चात और शांति मंत्र के बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। सर आप आंसर कर सकते हैं। मैडम, चैट बॉक्स में मुझे प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। एक है कि आप न्याय दर्शन की बुक्स बताइए, ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है सर। हाँ, एक्चुअली आपको शायद इंग्लिश में कोई बुक आपको चाहिए ना। न्याय दर्शन की मैं बुक नहीं आपको बता पाऊंगा, वेयरएज मैं आपको एक लेखक का नाम बताता हूँ। उनके आप कोई भी ग्रंथ ले लो, उनका बहुत ज्यादा काम न्याय दर्शन पे है। डॉक्टर B.K. मतीलाल ओरिजिनली भारत के ही है, लेकिन उन्होंने विदेश में बहुत ज्यादा काम किया है। उनका कार्यकाल सभी वहां रहा है और वो आधुनिक पद्धति से एक्सप्रेस करने वाले बहुत जाने माने न्यायिक हो चुके हैं। B.K. मतीलाल, ये नाम लीजिए, गूगल कर लीजिए, उनकी सब किताबें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी या बहुत सारी पीडीएफ्स भी उनके आपको फ्री में डाउनलोडेबल मिलेगी। डॉक्टर B.K. मतीलाल, बिमल कृष्ण मतीलाल ऐसा उनका नाम है। ठीक है सर, कुछ लोग माइक ओपन करके आपको पूछना चाहते हैं, तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम लेंगे क्विकली। मंजिरी जी आप पूछ सकती है अभी। हाँ, इतने कम समय में आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन मैडम आपसे अनुरोध है कि बहुत विनंती है नम्र की न्याय पर और भी लेक्चर रखे प्लीज। पूछना तो कुछ नहीं अभी, क्योंकि अभी ये पढ़ना है आगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, थैंक यू मैडम, वी विल ट्राई। और एक प्रश्न यहाँ दिख रहा है, 16 पदार्थांचं थोडक्यात सांगाल का? थोडा अवघड आहे, कारण ये 16 पदार्थ वैसे मैं एक चलो उनके बारे में थोड़ा सा एक बता देता हूँ। हम जब न्याय वैशेषिक पढ़ते हैं तो हम इस तरह से बताते हैं कि वैशेषिकों का जो पदार्थ विभाग है वो व्यवस्थित है और नैयायिकों का अव्यवस्थित है। उसका कारण क्या? एग्जाम्पल मैं आपको पदार्थों को बारे में नहीं बताऊंगा, उनको इस तरह से क्यों रखा गया वो मैं बताऊंगा। आप समझो आपके घर में एक लाइब्रेरी है आपकी खुद की, आप उनको किताबों को रख रहे हो, तो आप अलग अलग तरीके से उसको रख पाते हो। या तो आप लैंग्वेज वाइज रखोगे, मराठी की किताबें, इंग्लिश की किताबें, हिंदी की किताबें, संस्कृत वाली किताबें, इस तरह से रखोगे। या दूसरा आप सब्जेक्ट वाइज रखोगे कि हिस्ट्री की बही यहाँ रहेगी, साइंस एंड फिक्शन यहाँ रहेगा, मेरी टेक्स्ट बुक्स मेरे यहाँ रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप उन्हीं किताबों को अलग अलग तरीके से रख पाते हो। आपका रखने का प्रयोजन क्या है, उस आधार पे आप उसको व्यवस्थित रख पाते हो। कभी कभी आप किसी किताब के बारे में कंफ्यूज हो गए कि इसको मैं अभी लैंग्वेज वाइज रखूं तो इसमें भी जाएगा, कंसेप्ट वाइज रखूंगा तो इस सेक्शन में भी जाएगा, तो मैं रखूं कहाँ पे? जो कि आपके पास एक ही किताब है तो आप किसी एक जगह पे रख पाओगे, लेकिन आपको संकल्पना को अगर गिनना है तो आप अलग अलग सेक्शन में उसको गिन पाते हो। वैसा ही है उन्हीं पदार्थों को। इसलिए तर्क संग्रह के अंत में भी आप देखोगे तो अंत में ये कहा गया है, न्याय के जो 16 पदार्थ है वो इन 7 पदार्थों में ही आते हैं, वैशेषिकों के 7 पदार्थ में आते हैं, बराबर। तो यथायथम उक्तेषु अंतर्भावः, तो जैसे जैसे संभव है वहां वहां उसका अंतर्भाव होता है। इस तरह से उन्होंने उसे बताया है। अंतिम कोई एक प्रश्न यदि किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं। हरिओम महोदय। हेलो हेलो, हाँ बोला, पटापट बोला, वेळ कमी आहे। सर, फक्त मोक्ष संकल्पना एकदा थोडी स्पष्ट करावी अशी विनंती आहे आपल्याला। चालेल। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अभी क्या है, मोक्ष अलग अलग दर्शन के हिसाब से अलग अलग तरीके से बताया जाता है। जैसे सांख्य में बताया गया है कि 3 प्रकार के दुखों का नाश होना, वो जब होता है तो मोक्ष प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन का मोक्ष मतलब अभी डिटेल में अगर बताना है तो न्याय दर्शन का जो मोक्ष है
मोक्ष की प्रक्रिया बहुत अच्छी उन्होंने बताई है, लेकिन मोक्ष के बाद की जो अवस्था है वो थोड़ी हम लोगों को पसंद न आने वाली है। न्याय भाष्य में अगर आप देखोगे तो वो कहते हैं लोष्टवत, यानी उस मोक्ष प्राप्ति के बाद वो जीव या वो आत्मा कैसे होगा, तो किसी मिट्टी के गोले जैसा हो जाएगा। मतलब मिट्टी के गोले को कोई ज्ञान नहीं होता है, अगर ज्ञान होगा तो फिर से वो पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ज्ञान होगा तो दोष आएंगे, दोष होगी तो प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति से जन्म होगा और जन्म से फिर दुख होगा। ये प्रक्रिया जो सूत्र में उन्होंने बताई है, तो उनका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया फिर फॉलो होगी। तो किसी भी नए प्रकार का ज्ञान न होना और पुराना जितना भी है उसका, जैसे हम कहते हैं उसको दूसरे अर्थ में अगर देखा जाए तो नए पाप पुण्य नए न बनाना और पुराने पाप पुण्यों का उपभोग से नाश कर देने के बाद मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पाप पुण्य को न लेते हुए ज्ञान को लेके इन्होंने बताया है कि नया ज्ञान न होने देना यानी कुछ आँख कान बंद करना, ऐसे नहीं, वो एक अवस्था आपको धीरे धीरे साधना से आ जाएगी और फिर उसके बाद आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो कि नए ज्ञान का उत्पत्ति नहीं होती है। पुराने जो भी ये साइकिल जो बताई है सूत्र में, वो साइकिल पुरानी जो चालू हुई है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म होगी, तो आप मोक्ष प्राप्त करोगे। तो उस मोक्ष में उसकी अवस्था कैसी रहेगी, क्योंकि मिट्टी के गोले को भी कोई ज्ञान नहीं होता है, इस आत्मा को भी कोई ज्ञान नहीं होगा। ये थोड़ा सा उन्होंने वहां बताया है। दूसरा ये अवस्था प्राप्त करने के लिए या ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रोसेस क्या है, तो इन्होंने कोई अलग प्रोसेस नहीं बताई है। इनका कहना है कि जो उपनिषदों में प्रशस्त मार्ग है वही साधना का मार्ग हमारे दृष्टि से भी है। ठीक है, तो और दूसरा इनकी दृष्टि से भक्ति के बारे में ये ज्यादा बात नहीं करते। इनके लिए मोक्ष का साधन यानी ज्ञान ही है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, यही इनका तरीका है। क्योंकि आपने सूत्र फोकस किया होगा तो तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः, तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होगी। तो भक्ति करनी ही नहीं है क्या, तो उसका भी थोड़ा विचार ये है कि भक्ति से आपको क्या होगा, तत्वज्ञान होगा। अगेन भक्ति काम की नहीं है, ऐसे नहीं है, भक्ति से तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मोक्ष। तो मोक्ष तो तत्वज्ञान से ही मिलना है। भक्ति या कर्म या जो हम भारतीय परंपरा में अलग अलग मोक्ष के जो साधन बताए जाते हैं, उन सभी को इन्होंने ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की तरफ जाने वाले रास्ते बताए हैं। तो ज्ञान ही दैट इज द विंडो, दैट इज द डोर। ठीक है सर, दीपाली जी कुछ पूछना चाहती है। वैसे तो 4-5 हैंड रेज है। दीपाली जी आप पूछिए। मैडम मुझे आपसे ही एक विनती है कि लेक्चर यदि 1 घंटे का हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय प्रश्नोत्तरों के लिए रखे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। जी थैंक यू। जिज्ञासा मेरी है जी जी हाँ, सर, जयंती मेरी एक जिज्ञासा प्रमाण को लेके थी। हाँ कि आपने जैसे न्याय दर्शन के जो 4 प्रमाण बताए थे, तो आपने कहा था कि जो अन्य दर्शन है जैसे मीमांसा है या फिर चारवाक है, चाहे जो अन्य दर्शन है, उन्होंने इन 4 प्रमाणों को लेकर जो उनका और मत था अद्वितीय, जो उन्होंने प्रमाण माने हैं, जैसे मीमांसक ने 5 और 6 प्रमाण मानते हैं। तो मेरी ये जिज्ञासा थी कि जो ये 4 प्रमाण न्याय ने माने हैं, तो जो मीमांसा ने जो 5 प्रमाण माने हैं, उनमें जो 4 प्रमाण है, क्या इन्होंने इनसे मतलब वो, इसका मतलब कि न्याय दर्शन का प्रणयन पहले हो गया था मीमांसा से? इनसे लिए, हाँ, वो मैं मेरे वाक्य स्पष्ट करता हूँ। इनसे लिए मतलब क्या, 4 प्रमाणों का जो निरूपण है या उसकी जो व्यवस्था है वो इनसे उठाई है। अभी व्यवस्था उठाई यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज बना रहे हो और आपको जो बनाना है उसमें थोड़ा एक स्ट्रक्चर मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, तो आप क्या करोगे, चलो वो मैं अलग से बनाऊं, उससे अच्छा पंकज जी से ले लेता हूँ, फिर उसको मैं जोड़ता हूँ। अभी संभव ये है कि मैं जब बना रहा हूं उसके पहले आपने बना लिए होंगे, लेकिन बाद में भी आपको चाहिए तो मेरी व्यवस्था, मेरा स्ट्रक्चर आपको ज्यादा पसंद आया, ये तरीका। तो इस अभी क्या है, एक चीज थोड़ी इसमें समझनी ये है, इसलिए मैंने जो कौटिल्य का वाक्य दिया था वो इसलिए कि वो समय जो है, उस समय सभी दर्शन एक दूसरे में मिले हुए थे, उनका अलग अलग कंपार्टिंग नहीं हुआ था कि ये न्याय वाला अलग है, ये इसका अलग है। क्योंकि कभी भी ऐसे ही होता है ना, किसी भी क्षेत्र में जब विकास के पूर्व की अवस्था होती है तो सब मिक्स होता है, बाद में जाके जैसे जैसे उसका संसार बढ़ता है, उसका क्षेत्र बढ़ता है, तो व्यवस्था के लिए और उसमें जो अलग अलग चीजें हमें दिखती है, तो वो भेद के कारण फिर उसको अलग अलग पहचान मिलती है।
वही है। अभी न्याय क्या कहेंगे उसको, न्याय के 4 प्रमाण इन्होंने उठाए है ऐसा नहीं है। मीमांसा अपने 5 प्रमाण मानता है, वेदांत अपने 6 मानता है, न्याय दर्शन 4 मानता है। लेकिन मीमांसक जो अपने 5 प्रमाणों को समझाएंगे तो वो भाषा पद्धति न्याय दर्शन की उठाएंगे। इसलिए कहते हैं कि न्याय शास्त्र का उपकार उसके ऊपर भी है। इसका मतलब ये करना कि न्याय शास्त्र पहले उत्पन्न हुआ और बाद में मीमांसा हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको उसमें क्रोनोलॉजी सेट करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इतना पुराना है कि उसको ट्रैक करना भी असंभव है। थैंक यू सर। या Vijaya madam and Jayanti, last 2 questions please. विजया अस्मि अत्र। जी, प्रथमं भक्तिविषये पूर्वपक्षिणः अनन्तरं सिद्धान्तः एतत् विषये किमपि नास्ति, परन्तु अन्ते एव अनन्तरम् एव मोक्षविषये आगच्छति खलु? तत्र पूर्वपक्षिणः सिद्धान्तं भक्तिविषये किमपि तत्र दत्तं वा? भवतां प्रश्नं किञ्चित् सुष्ठुतया वदतु। तत्र मोक्ष सा प्रष्टुमिच्छति यत् भक्तिविषये एतैः किमपि नोक्तं चेत् विना भक्ति कथं मोक्षप्राप्तिः स्यात् इति तस्याः प्रश्नः। भक्तिविषये किमपि नोक्तं नाम एते भक्तिं मोक्षसाधनत्वेन नाङ्गीकुर्वन्ति। भक्तिं कृत्वा ज्ञानप्राप्तिर्भवति, ज्ञानप्राप्त्या एव मोक्षः इति रीतिः। तदपि कथं पूर्वपक्षत्वेन एव। सॉरी, मैं फिर हिंदी पे आ जाता हूँ, दूसरों को भी अगर कुछ जानना है तो। भक्ति के बारे में इन्होंने नहीं कहा, मतलब ये अपने व्यवस्था में भक्ति को नहीं बताते। पूर्व पक्ष के निरूपण के रूप में ये भक्ति को लेते हैं। जैसे कहा तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः, और डिस्कोर्स की इनके तरीके हैं। अभी आप सभी लोग दर्शनों का अलग अलग पारंपरिक ग्रंथों का अध्ययन करते हो, तो आपने यहाँ जानते हो कि पद्धति कैसी है ग्रंथों में। तो मुझे कुछ कहना है तो मैं पहले पूर्व पक्ष बताऊंगा, उसका खंडन करके मेरा मत बताऊंगा। तो इन्होंने भक्ति को लिया, भक्ति को कैसे लिया? पूर्व पक्ष के तरीके से लिया कि भक्ति के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि भक्ति से मोक्ष प्राप्ति है, ऐसा बताया जाता है। तो फिर क्या? तो उसके जवाब में फिर ये अपना मत कहते हैं कि भक्ति अयोग्य है, गलत है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। भक्ति है, लेकिन वो ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर पाती है। तो ज्ञान के द्वारा यानी अंतिम कारण ज्ञान ही हुआ। इस तरीके से मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि भक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी अपने व्यवस्था में भक्ति को नहीं बताया। जयंती, जैसे अभी हमने देखा कि न्याय शास्त्र ये प्रमाण पर बात करता है। हाँ। तो संकल्पना को भी उन्होंने प्रमाणित किया है क्या? जी, रिपीट करिए। ईश्वर संकल्पना को भी प्रमाणित किया गया है? ईश्वर संकल्पना के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। ईश्वर संकल्पना के ऊपर काम किया है, मतलब क्या? उसको मैं बताऊंगा। इन्होंने मेहनत कहाँ की है? ईश्वर है ये सिद्ध करने में मेहनत की है। ईश्वर कैसा है? तो वो कहते हैं कि ईश्वरः सर्वज्ञ। हाँ, वो सर्वज्ञ है। सिर्फ अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आत्मा के अलग अलग गुण बताते हैं, तो उसमें सुख दुख, धर्म अधर्म, ज्ञान इच्छा द्वेष वगैरह वगैरह, तो उसमें से कुछ चीजें ईश्वर में नहीं है। जैसे दुख नहीं है, अधर्म नहीं है, द्वेष नहीं है, ये चीजें ईश्वर में नहीं है। बाकी चीजें ईश्वर में है। ज्ञान है, इच्छा है, कृति है, धर्म है, सुख है, संस्कार है। तो ये और ये नित्य है। जैसे हमारा सुख, हमारा ज्ञान अनित्य होगा, लेकिन ईश्वर का नित्य है। हमारा ज्ञान अल्प विषयों के बारे में होगा, ईश्वर का सर्व विषयक है। इतना ही ईश्वर का स्वरूप। इनकी मेहनत कहाँ पर है? ईश्वर है कि नहीं ये सिद्ध करने में। अभी ईश्वर प्रत्यक्ष तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य, इनका दूसरा ये है कि आत्मा का प्रत्यक्ष होता है खुद के आत्मा का। दूसरों के आत्मा का मुझे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसका मैं बस अनुमान कर सकता हूँ। वैसे ईश्वर ये दूसरा आत्मा है, खुद नहीं हूं, तो उसका फिर अनुमान ही करेंगे। तो अनुमान से इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि अनुमान में इनकी बहुत मेहनत है और बहुत अच्छी तरह से अनुमान से ये ईश्वर की सिद्धि बताते हैं। जो एक ग्रंथ का मैंने रेफरेंस दिया था, न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य का, उसमें शुरू में पूर्व पक्ष ईश्वर का खंडन है और उत्तर पक्ष में ईश्वर का समर्थन है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अलग अलग तरीके से ईश्वर अस्तित्व उन्होंने वहां पे सिद्ध किया हुआ है। धन्यवाद सर।
एक वस्तुतः किसी कार्यशाला को आयोजित करना, ये जितने उत्साह की बात है, उससे ज्यादा उत्साह की बात है कि मूल कार्यक्रम के व्याख्यान के पश्चात इतना उत्स्फूर्त प्रश्नोत्तर सत्र होना। एक्चुअली मैंने मैडम को बताया था कि मुझे शुरू से भी प्रश्न चलेंगे, मुझे एक्चुअली उसमें ज्यादा मजा आता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो चाहिए वो पहुंचता है, लेकिन हमारे भारतीय धर्म तत्वज्ञान तथा संस्कृति संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय मधुसूदन पेन्ना सर, उनको भी कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उनके आज के कार्यक्रम के कार्यशाला के प्रथम सत्र में मैं उनकी ऋणी हूँ। आज के व्याख्याता डॉक्टर पंकज जाजे सर, इन्होंने अत्यंत उत्साह से व्याख्यान के साथ साथ ही छात्रों को मार्गदर्शन किया। उनके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम हमने विश्वविद्यालय के 25वें साल के उपलक्ष्य में अर्थात रजतोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया हुआ है। और एक प्रयोजन इस आयोजन के पीछे ये है कि हमारे छात्रों की परीक्षाएं अभी कुछ ही दिनों में, उन परीक्षाओं के रिविजन्स की दृष्टि से भी इन सत्र की ओर हम देख रहे हैं और इसीलिए यह पूरा मार्गदर्शन छात्रों को अत्यंत लाभकारी होगा। भविष्य जीवन में भी इसकी प्रतिस्पंद उनके मन में रहेंगे, यह आशा है। अतः रजतोत्सव उपक्रम के जो अध्यक्ष है माननीय कृष्ण कुमार पांडेय सर, उनको भी मैं इस आयोजन की ओर से धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारी संपूर्ण रूप से जो प्रेरिका और मार्गदर्शिका रही है विभाग प्रमुख डॉक्टर कलापिनी अगस्ती महोदया, जिनका प्रास्ताविक हमने आज प्रातः सुना, उनको भी हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यशाला में अत्यंत उत्साह से उपस्थित सभी प्रतिभागी, जो विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष छात्र है, अप्रत्यक्ष छात्र है या फिर विश्वविद्यालय से इस बहाने जुड़े हुए हैं, उन सभी उपस्थित जिज्ञासुओं का मनपूर्वक स्वागत और धन्यवाद। अंत में कुछ सूचनाएं देना चाहती हूँ जो कल हमको काम में आएगी। कल हम डॉक्टर आचार्य राजेश्वर देशमुख जी का, जो न्याय विद्वान है, उनका वैशेषिक दर्शन पर हम व्याख्यान सुनेंगे। तो आपको प्रार्थना है कि आज ही की तरह हम कल 10:30 के बाद कभी भी मीटिंग शुरू कर देंगे, तो आप 11:15 बजे जुड़ जाइए। दूसरी सूचना यह है कि आज सुबह रजिस्ट्रेशन बंद करने के पश्चात मुझे बार बार बहुत सारी क्वेरीज आ रही है और रिक्वेस्ट आ रही है, इसीलिए मैं रजिस्ट्रेशन अभी शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि किसी का भी यदि लाभ हो सकता है तो हमने करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। इस दृष्टि से ये रजिस्ट्रेशंस में आज 4 बजे तक मैं शुरू रखूंगी। जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष छात्र है, जो विविध विभागों में पढ़ते हैं, रामटेक परिसर और नागपुर परिसर में, उनके लिए ही यह कार्यशाला फ्री अर्थात मुफ्त में रखी गई है। अन्य ओडीएल और एफिलिएटेड कॉलेजेस के सभी छात्रों को और अन्य परिचित जनों को यहाँ पर 500 रुपए शुल्क देकर ही ज्वाइन होना पड़ेगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप पेमेंट करें और फिर ज्वाइन होकर लाभ लें। तो कल के मीटिंग में आप सबसे मिलेंगे 11:15 बजे। शांति मंत्र से हमारे आज के कार्यक्रम का समापन होगा और तत्पश्चात यदि आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। हॅलो मॅडम, मी जयश्री पाटील बोलते, मी आताच केलं होतं पेमेंट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। यह कार्यक्रम